अगर आपको सिस्टम बेस्ड फैंटेसी, एक्शन और मैजिकल एडवेंचर्स पसंद है, तो ये चैनल स्पेशली आपके लिए ही बनी है। सब्सक्राइब कीजिए और बन जाइए इस फैंटेसी जर्नी का हिस्सा। डिस्क्लेमर, ये चैनल सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। इसमें दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स, इवेंट्स और कहानियाँ प्योरली फिक्शनल है। रियल लाइफ पर्सन्स, जगह या इवेंट से कोई इसका संबंध नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ आपको एक फैंटेसी एक्सपीरियंस और स्टोरी टेलिंग का मजा देना है। तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ये फैंटेसी दुनिया का हिस्सा बन जाइए। जियांग हाओ ने अपने आंगन का अवलोकन किया। दिव्य सुगंध वाला दाव फूल पहले से थोड़ा लंबा हो गया था। इसके अलावा कोई और बदलाव नहीं हुआ था। अमर आड़ू का पेड़ महज 2 महीनों में ही घुटने तक लंबा हो गया था। शायद अगले साल इसमें फल लग जाएं। यह अप्रत्याशित रूप से तेजी से बढ़ रहा था। सौभाग्यवश दिव्य सुगंध वाला दाव फूल जल्दी परिपक्व नहीं हुआ था। जब तक वह फूल यहाँ था, जियांग हाओ को मूल्यवान माना जाता था। लाल वस्त्र वाली महिला एल्डर बेची और लियू शिंगचेन तीनों की निगाहें फूल पर टिकी थीं। इस तरह जियांग हाओ को उनकी सुरक्षा प्राप्त थी। उन्होंने हाल के महीनों में वहां से गुजरने वाले लोगों का आकलन करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उन्हें कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला था। जियांग हाओ बाजार की ओर चल पड़ा। उसने 100 हड्डियों के जंगल के शिष्यों से दूर रहने के लिए बाजार जाने से परहेज किया था। बाजार में जाकर उसने सबसे पहले एक सुंदर सोने का हार खरीदा। आत्मा चाहती थी कि उसका हार आकर्षक हो। वह एहसान चुकाना चाहता था क्योंकि इससे उसे मदद मिली थी। अगली बार वह चांदी का एक ऐसा गहना खरीदेगा जो जानवर के फर से मेल खाता हो। वह थोड़ा कम भड़कैला होगा। उसे 965 स्पिरिट स्टोन खर्च करने पड़े। उसने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे के अंतिम और चरम चरण में जानवरों पर इस्तेमाल किए जा सकने वाले कॉल की कीमतें पूछीं। कीमतें क्रमशः 1500 स्पिरिट स्टोन और 2000 स्पिरिट स्टोन थीं। गोल्डन कोर दायरे के बारे में पूछने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। कीमत तो निश्चित रूप से बहुत अधिक होगी। अगली बार मैं ढेर सारे स्पिरिट स्टोन बचाकर गोल्डन कोर दायरे में मौजूद किसी जानवर के लिए उपयुक्त पट्टा खरीद लूंगा। इस तरह मुझे इसे बार बार नहीं खरीदना पड़ेगा। उसके बाद वह चाय की पत्तियां खरीदने गया। आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। उसने वही चाय खरीदी जो उसने पहले खरीदी थी, रेड एज और चाय। इस बार उसे 150 स्पिरिट स्टोन देने पड़े। उसने चाय पर 750 स्पिरिट स्टोन खर्च कर दिए। उसके पास केवल 300 स्पिरिट स्टोन बचे थे। उसकी कमाई आत्मा रूपी जानवर और राक्षसी का भरण पोषण करने के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त थी। वह महीने में ज्यादा से ज्यादा एक बार ही आती थी। उसे खुश रखने में इतना खर्चा कैसे हो सकता है? जियांग हाओ ने आह भरी। वह इतनी देर से चाय मांग रही है। उम्मीद है कि वह जलपान भी न मांगे। उसके बाद उसने ताबीज बेचने के लिए एक स्टॉल लगाया। उसके पास ज्यादा ताबीज नहीं थे, इसलिए उसे लगभग 400 स्पिरिट स्टोन ही मिले। उन पवित्र पत्थरों से उसने ताबीज बनाने की सामग्री का एक ढेर खरीदा। उसने लगभग 500 स्पिरिट स्टोन के बदले ताबीज वाले पेन और जानवरों का खून खरीदा। अब उसके पास केवल 200 स्पिरिट स्टोन बचे थे। सौभाग्य से सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। उसकी मुलाकात न तो हेवनली जॉय पवेलियन से हुई और न ही 100 बोन्स फॉरेस्ट से। शायद वे हमला करने के सही मौके का इंतजार कर रहे थे। केवल कमजोर लोग ही गड़बड़ी करते थे। बाकी लोग इंतजार करते और किसी बड़ी योजना बनाते। जियांग हाओ को नहीं लगता था कि 100 हड्डियों के जंगल में कोई भी यह सोचेगा कि उसने मिंग जोक्वान को मारा है। वैसे भी ज्यादातर लोग उसे नीची नजर से ही देखते थे। सभी का मानना था कि जियांग हाओ शीर्ष 10 में केवल इसलिए शामिल हो पाया क्योंकि मानलोंग ने उसे बलि का बकरा बनाया था। अन्यथा वह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे के मध्य चरण का एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी कोई खास अहमियत नहीं थी। जियांग हाओ ने कई लोगों को अपने बारे में कानाफूसी करते सुना था। उसने उन सभी बातों को अनसुना कर दिया। हालांकि उसे डर था कि ब्लैक हेवन संप्रदाय सचमुच में मुसीबत खड़ी करने के लिए आएगा। अगर संप्रदाय ने सचमुच इस वजह से उसे बाहर निकाल दिया तो वह इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। उसे और मजबूत बनना था। मुझे या तो कुछ अनोखा पौधा लगाना होगा या फिर बुलबुले प्राप्त करने के लिए एक नई खदान ढूंढनी होगी। जब वह स्पिरिट हर्ब गार्डन में लौटा तो जियांग हाओ ने देखा कि आध्यात्मिक जानवर बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। उसने पट्टा उसकी ओर फेंका। जानवर उछला और पट्टा पकड़ लिया। फिर उसने उसे अपने गले में डाल लिया। मालिक, क्या मैं किसी बड़े दानव जैसा दिखता हूं? जानवर ने अपने नए पट्टे को देखने के लिए घूमते हुए पूछा। वास्तव में नहीं, जियांग हाओ ने कहा। जियांग हाओ जड़ी बूटियों की जांच करने के लिए चला गया और बुलबुले को अवशोषित करने लगा। जीवन रक्त की गोली जोड़ 1, शक्ति जोड़ 1, शक्ति जोड़ 1, शक्ति जोड़ 1। बुलबुले सोखने के बाद जियांग हाओ सफाई करने लगा। जब वह किसी खास जड़ी बूटी की देखभाल कर रहा होता था जिसे बहुत ही नाजुक तरीके से संभालना पड़ता था तो उसे बेचैनी महसूस होती थी। उसे खुद पर हैरानी हुई। जियांग हाओ ने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। उसे जड़ी बूटियों की देखभाल करना अच्छा लगता था। वह 2 साल से भी कम समय में जीवन रक्त शोधन क्षेत्र के 9वें चरण से स्वर्ण कोर क्षेत्र के अंतिम चरण तक पहुंच गया था। 2 साल में ही उन्होंने कुछ ऐसा हासिल कर लिया था जिसे हासिल करने में दूसरों को कई साल लग जाते। उसमें थोड़ा घमंड होना स्वाभाविक था। जब भी वह अहंकारी हो जाता, वह खुद को संभाल लेता था। इसका श्रेय काफी हद तक स्वर्ग विनाशक गुविश को जाता था।
जियांग हाओ को लगता था कि इसके बिना उसका अहंकार ही उसे मार डालता। जियांग हाओ ने राहत की सांस ली। मुझे और सावधान रहने की जरूरत है। जियांग हाओ भविष्य के बारे में सोचने लगा। अगले 2 वर्षों में शायद वह उन्नति कर सके और अपने लापरवाह विचारों से छुटकारा पा सके। निस्संदेह वह जो ताबीज बना रहा था वह सफल रहा। शाम के 5:39। इसके बाद उन्होंने अपनी साधना को और निखारना शुरू किया। आदिम आत्मा लोक। उसके बाद अपनी आत्मा को विकसित करने में उसे 10 और वर्ष लग सकते हैं। 30 वर्षों में वह शून्य लोक में वापसी की अवस्था में पहुंच सकता है। जियांग हाओ ने सिर हिलाया और हल्के से हंसा। वह बस ख्यालों में खोया हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण बात थी जीवित रहना। इसके लिए उसे संयम और अनुशासन का अभ्यास करना आवश्यक था। उसने मन को शांत करने के लिए जड़ी बूटियों की देखभाल की। घर लौटने के बाद वह देर रात तक ताबीज बनाने लगा। इस बार उसने समय लिया। उसने अक्षर की केवल एक ही रेखा खींची। वह धैर्य का अभ्यास करना चाहता था और अपने उतावले विचारों से छुटकारा पाना चाहता था। निस्संदेह उसका बनाया ताबीज असफल रहा। इसके बाद उन्होंने अपनी साधना को और निखारना शुरू किया। दिन बीतते गए और जियांग हाओ अपनी दिनचर्या का पालन करता रहा। इस दौरान उसने टूटे दिलों की चट्टान को नहीं छोड़ा। जियांग हाओ अपना अधिकांश समय आध्यात्मिक जड़ी बूटी के बगीचे में बिताता था, स्वर्गीय सुगंधित दाव फूल की देखभाल करता था और अपनी साधना को निखारता था। वह लगातार ताबीज भी बनाता रहता था। वह प्रतिदिन इसी दिनचर्या का पालन करता था। शरद ऋतु बीत गई और शीत ऋतु आ गई। कुछ देर तक बर्फ गिरती रही। जल्द ही सर्दी का मौसम बीत गया और वसंत ऋतु के आगमन के साथ ही हरे भरे पौधे मिट्टी से बाहर निकलने लगे। इस तरह आधा साल बीत गया। इस दौरान अमर आड़ू का पेड़ बढ़ता ही रहा। वह पहले ही 2 मीटर लंबा हो चुका था। जियांग हाओ ने महसूस किया कि अब वह अपनी अधीरता और लापरवाही पर बेहतर नियंत्रण पा चुका है। उसे अब चीजों को जल्दी निपटाने की जरूरत महसूस नहीं होती थी। जियांग हाओ की मेज पर प्रकाश की एक किरण प्रकट हुई। उसने एक साधारण हृदय शुद्धिकरण ताबीज बनाया था। इसे बनाने में उसे आधी रात लग गई थी और इस बार वह सफल नहीं हुआ था। अंत में सौभाग्यवश पिछले 6 महीनों में किसी ने भी उससे संपर्क करके परेशानी पैदा करने की कोशिश नहीं की थी। उन्हें अभी तक बाइये के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। साथ ही उनकी लियू शिंगचेन से भी कुछ महीनों से मुलाकात नहीं हुई थी और उन्हें यह भी नहीं पता था कि क्या चल रहा है। अगले दिन जियांग हाओ ने उसी दिनचर्या का पालन किया और अपनी साधना को और निखारा। उसने ताबीज बनाने की सारी सामग्री इस्तेमाल कर ली थी और अभी तक उसे कोई भी आत्मा का पत्थर नहीं मिला था। अब समय आ गया था कि वापस दुनिया में कदम रखा जाए और कुछ स्पिरिट स्टोन अर्जित किए जाएं। जब वह अपने घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि लियू शिंगचेन उसकी ओर आ रही है। उसके व्यक्तित्व में कुछ गड़बड़ थी। 6 महीने तक जियांग हाओ टूटे दिलों की चट्टान में ही रहा और बाहर कदम नहीं रखा, लेकिन फिर भी वह लियू शिंगचेन पर नजर रखता रहा। हालांकि उस समय न तो लियू शिंगचेन और न ही राक्षसी जियांग हाओ से मिलने आई थी। उन्होंने उस समय का उपयोग ध्यान साधना को विकसित करने और उसका अभ्यास करने के लिए किया था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। जियांग हाओ को लगातार इस बात की चिंता सताती रहती थी कि लियू शिंगचेन के साथ कुछ हो सकता है। फिर भी वह उसे चेतावनी नहीं दे सका। अब जब लियू शिंगचेन जियांग हाओ के घर की ओर जा रहा था तो उसने महसूस किया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। जियांग हाओ ने अपना अधिकांश समय उस अनाम ग्रंथ का अध्ययन करने में बिताया था। उसे महसूस हुआ कि लियू शिंगचेन की आभा में कुछ गड़बड़ है। शायद ये ड्रैगन की ऊर्जा थी। क्या वह पूरी तरह से प्रेतबाधित हो चुका है? जियांग हाओ ने दैनिक मूल्यांकन क्षमता को सक्रिय किया। लियू शिंगचेन, स्वर्गीय गुट का सच्चा शिष्य, जन्म से ही ड्रैगन की आभा और स्वर्णकोर क्षेत्र के शिखर पर साधना स्तर के साथ। स्वर्गीय नोट संप्रदाय के विधि प्रवर्तन हॉल में जासूस बनने के अलावा उसके पास और कोई काम नहीं था। ऊब जाने पर उसने सच्चे ड्रैगन की आत्मा को अपने ऊपर हावी होने दिया। आपके साथ उसके अच्छे संबंध का कारण यह है कि वह स्वर्गीय सुगंधित दाव फूल के करीब जाकर उस पर बारीकी से नजर रख सके। वह आप में काफी दिलचस्पी रखता है। जियांग हाओ अवाक रह गया। क्या वह सिर्फ भ्रम में था? लियू शिंगचेन इतना ऊब कैसे सकता है कि वह सिर्फ एक तमाशा देखने के लिए किसी चीज को अपने वश में होने दे? जियांग हाओ ने मन ही मन आह भरी। वह सचमुच इस संप्रदाय के शिष्यों के विभिन्न प्रकारों को समझ नहीं पा रहा था। उसने केवल एक ही व्यक्ति को लियू शिंगचेन जैसा देखा था। सौभाग्यवश फिलहाल लियू शिंगचेन से उसे कोई खतरा नहीं था, अन्यथा जियांग हाओ सचमुच चिंतित हो जाता। इस मूल्यांकन से उसे एहसास हुआ कि उसकी पिछली चिंताएं अनावश्यक थीं। जियांग हाओ को अब केवल अपने बारे में ही चिंता करने की आवश्यकता थी। इन मौतों को 6 महीने बीत चुके थे। अगर कोई उसके पीछे पड़ा होता तो अब तक कार्रवाई कर चुका होता। हेवनली सेंट सेक्ट की ओर से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। जियांग हाओ को नहीं पता था कि उन्होंने हार मान ली है या सीनियर सिस्टर मिंगी ने इस मामले को सुलझा लिया है। छोटे भाई जियांग, आपसे मिले हुए काफी समय हो गया है, लियू शिंगचेन ने मुस्कुराते हुए कहा। सीनियर ब्रदर लियू, आप कैसे हैं? जियांग हाओ ने कहा। वे दोनों एक साथ स्पिरिट हर्ब गार्डन की ओर चल पड़े। वह प्रेत राक्षस उनके आगे आगे चल रहा था। वह बीच बीच में नदी में मछलियां पकड़ने के लिए रुकता था। जूनियर ब्रदर जियांग, आपका जानवर असाधारण है, लियू शिंगचेन ने कहा। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे के मध्य चरण में इतनी बुद्धि रखने वाला जानवर देखना दुर्लभ है। सामान्यतः आधारभूत स्थापना स्तर के मध्य चरण में मौजूद जीव बहुत बुद्धिमान नहीं होते थे।
वास्तव में साधना के इतने प्रारंभिक चरण में किसी जीव में इतनी उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता होना दुर्लभ था। जियांग हाओ ने आह भरी। इससे कुछ अनावश्यक ध्यान आकर्षित हो सकता है। पिछले कुछ महीनों में आपने काफी शांति से जीवन बिताया है। एज्योर का मामला, पहाड़ और अन्य चीजें तो बहुत पहले ही बीत चुकी हैं। शायद जल्द ही ब्लैकहेवन संप्रदाय अपने बंधकों को वापस लेने के लिए बातचीत करने के लिए प्रकट होगा, लियू शिंगचेन ने कहा। क्या आपने इसके बारे में कुछ सुना है? जियांग हाओ ने सिर हिलाया। मैंने किसी को इसके बारे में बात करते नहीं सुना। हालांकि वह जानता था कि इसका उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। वह अनजाने में ही जुबान युवान ताई के साथ उलझ गया था। तो छोटे भाई जियांग, कृपया सावधान रहें और सतर्क रहें। ब्लैकहेवन संप्रदाय, विंड लाइटनिंग संप्रदाय और सनसेट इमॉर्टल संप्रदाय सभी यहाँ लोगों को भेज सकते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि ब्लैकहेवन संप्रदाय को ये कैसे विश्वास हो गया कि मैं जुबान युवान ताई को पकड़ने में सक्षम था। उस समय मैं केवल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल पर था। वे ऐसा कैसे मान सकते हैं? क्या उन्हें सीनियर ब्रदर मैनलोंग के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए? लियू शिंगचेन हंसे। मैनलोंग शीर्ष 10 शिष्यों में से एक है। मुझे लगता है कि ब्लैकहेवन संप्रदाय को लगता है कि उसे निशाना बनाना बहुत झंझट का काम है। जियांग हाओ ने थकी हुई सांस ली। तो वे बस किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जिसे वे आसानी से परेशान कर सकें। यह मामला वास्तव में बहुत पेचीदा है। जब समय आएगा तो हो सकता है कि वे सचमुच आपके पीछे न पड़ें, लेकिन किसी भी हालत में बस सतर्क रहें, लियू शिंगचेन ने कहा। मैं सच कह रहा हूं, खासकर उस जादुई जड़ी बूटी वाली घटना के बाद। क्या आध्यात्मिक जड़ी बूटियों में कोई समस्या है? खास तौर पर बोन फ्लावर की घटना। लियू शिंगचेन ने उसकी ओर देखा। लिकाई और मिंग जोक्वान दोनों की मौत हो गई और दोनों का संबंध उत्परिवर्तित बोन फ्लावर से था। ये 100 बोन्स फॉरेस्ट के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। अब वहां से कोई भी दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ सुलझ गया है। लियू शिंगचेन रुका। क्या आपने बाई ये नाम के किसी व्यक्ति के बारे में सुना है? प्रचारित सामग्री, असीम धन दौलत हासिल करें, साइन अप ने क्रिप्टो जगत में तहलका मचा दिया। अधिक 378, 95, 126, महज 7 दिनों में $100 को क्रिप्टो संपत्ति में बदलें। अधिक 610, 153, 203, एआई संचालित प्लेटफॉर्म के साथ निर्बाध क्रिप्टो ट्रेडिंग का अनुभव करें। अधिक 690, 173, 230, बाय ये। जियांग हाओ ने सिर हिलाया। मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। लियू शिंगचेन ने सिर हिलाया। ये तो स्वाभाविक है, भाई ये बहुत एकांतप्रिय व्यक्ति हैं। आजकल तो मुझे भी उनके बारे में बहुत कम ही सुनने को मिलता है। लेकिन उनके लिए आपको याद करना सुरक्षित नहीं है। लियू शिंगचेन चिंतित दिख रहे थे। वह बहुत प्रतिभाशाली हैं, खासकर आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और आध्यात्मिक औषधियों के क्षेत्र में। लोग अनजाने में ही उनके जाल में फंस जाते हैं। क्या आपको लगता है कि इस व्यक्ति की नज़र मुझ पर है? वह जानता था कि बाई ये कोई साधारण शिष्य नहीं था। मिंग जोक्वान के भंडार में मिले पोषक मोतियों से उसे यह बात समझ आ गई थी। पिछले कुछ महीनों में जियांग हाओ ने स्पिरिट हर्ब गार्डन की मिट्टी में पोषक तत्वों को बहाल करने के लिए उन मोतियों का सावधानीपूर्वक उपयोग किया था। पुलिस हिरासत में लिए जाने के बाद उसने पोषक मोती अपने साथ ले जाने की हिम्मत नहीं की। उसे अब भी डर था कि कोई उस पर हमला करके उसके भंडार की तलाशी न ले ले। लियू शिंगचेन ने सिर हिलाया। यह संभव है, बस सावधान रहना। सीनियर ब्रदर बाय ये कितने शक्तिशाली हैं? जियांग हाओ ने पूछा। बहुत शक्तिशाली, मुझसे भी अधिक शक्तिशाली, लियू शिंगचेन ने कहा। यद्यपि वह संप्रदाय के शीर्ष 10 शिष्यों में शामिल नहीं है, फिर भी उसकी प्रतिभा और योगदान बहुत उल्लेखनीय है। जियांग हाओ चुप रहा। अगर वह लियू शिंगचेन से अधिक शक्तिशाली था तो इसका मतलब था कि वह गोल्डन कोर दायरे से परे था। जियांग हाओ के लिए उसे नाराज करना बिल्कुल भी संभव नहीं था। एक बाहरी संप्रदाय के शिष्य से शीर्ष तक पहुंचने वाले व्यक्ति के रूप में जियांग हाओ अपनी क्षमताओं के बारे में अच्छी तरह जानता था। जूनियर ब्रदर जियांग, ज्यादा चिंता मत करो। तुम बहुत सारे गद्दारों के साथ जुड़े हुए हो, इसलिए कानून प्रवर्तन कार्यालय अभी तुम्हें रिहा नहीं कर सकता। फिलहाल तुम सुरक्षित हो। ये कितनी विडंबना थी कि जियांग हाओ उन गद्दारों की वजह से सुरक्षित था जिन्हें वह पहले ही मार चुका था। ओह ठीक है, आपको जल्द ही एक मिशन सौंपा जाएगा, लियू शिंगचेन ने कहा। तुम्हें पता है ना कि साल का एक बड़ा हिस्सा बिना किसी घटना के बीत गया था। जियांग हाओ के आश्चर्यचकित होने पर लियू शिंगचेन ने कहा। यह तो बहुत ही सरल बात है, लियू शिंगचेन ने कहा। आपको नए शिष्यों की भर्ती में सहायता करनी होगी। शिष्यों की भर्ती? जियांग हाओ ने आह भरी। भला किस तरह के लोग किसी राक्षसी संप्रदाय को चुनेंगे? राक्षसी संप्रदाय अमर संप्रदायों से भिन्न थे। यदि लोगों को विकल्प दिया जाता तो वे पहले वाले को नहीं चुनते। राक्षसी संप्रदाय एक ऐसा साधना संप्रदाय था जहां बलवान कमजोरों को खा जाते थे। जियांग हाओ को एक बार स्वर्गीय नोट संप्रदाय में बेच दिया गया था। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। शैतानी संप्रदाय केवल शैतान के अड्डे की तुलना में ही अधिक सुरक्षित था। इसके बाद लियू शिंगचेन वहां से चले गए। जियांग हाओ स्पिरिट हर्ब गार्डन की ओर चल पड़े। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। जियांग हाओ ये पता लगाना चाहता था कि 100 हड्डियों के जंगल में क्या चल रहा है। अगर लियू शिंगचेन ने खुद उससे संपर्क करके उन्हें चेतावनी दी थी तो जियांग हाओ खतरे में था। काश मेरे आसपास के सभी लोग लियू शिंगचेन जैसे होते। जियांग हाओ को उस राक्षसी की याद आ गई।
उससे मिले हुए काफी समय बीत चुका था। उसने अपने इंटरफेस की ओर देखा। नाम जियांग हाओ। आयु 22। साधना स्वर्ण कोर क्षेत्र का अंतिम चरण। साधना विधि स्वर्गीय ध्वनि 100 क्रांतियां होंग मिंग हृदय। सूत्र दिव्य क्षमता 9 क्रांतियां मृत्यु प्रतिस्थापन अद्वितीय दैनिक मूल्यांकन। निर्मल और पवित्र हृदय छिपी हुई आत्मा का पुनः प्रकट होना। जीवन रक्त 77/100 उन्नत किया जा सकता है। उन्नत क्षमता 71/100 उन्नत किया जा सकता है। दिव्य क्षमता 0/3 प्राप्त नहीं किया जा सकता। मैं पहले से ही 22 साल का हो चुका हूं। ऐसा लग रहा था मानो कल ही वह सिर्फ 21 साल का था। होंग यूए ने अब 6 महीने से उससे मुलाकात नहीं की थी। उसका मन और हृदय शांत था, लेकिन वह उससे दोबारा मिलना चाहता था। अगर वह उससे मिलने जाती तो उसे पता चल सकता था कि उसने अपनी आवेगशीलता और लापरवाही के मामले में कितनी प्रगति की है। होंग यूए के बिना जियांग हाओ हमेशा शांत अवस्था में रहता था। यह मेरे जीवन में पहली बार है जब मैं उसके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। स्पिरिट हर्ब गार्डन में कई लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। केंद्र में गंभीर चेहरे वाली एक महिला खड़ी थी। उसने बेज रंग के कपड़े पहने थे। उसके बाल एक साधारण जूड़े में बंधे थे। वह परी निंग जुबान थी। जियांग हो उससे पहले सिर्फ एक बार ही मिली थी। उस समय उन्हें उसकी साधना के स्तर के बारे में पता नहीं था। अब जब उन्हें पता चल गया है तो उन्हें एहसास हुआ कि वह कोई साधारण शिष्या नहीं थी। वह गोल्डन कोर दायरे को पार कर चुकी थी। प्रणाम वरिष्ठ बहन निंग। जियांग हाओ ने आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम किया। आपको भी नमस्कार, निंग जुबान ने ठंडे स्वर में कहा। 100 हड्डियों का जंगल यहाँ कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां उगाना चाहता है। मैंने सुना है कि आपका उनसे कुछ मतभेद है। अगर इस बार कुछ भी होता है तो आप मुझे सीधे बता सकते हैं। कृपया उन्हें उपयुक्त स्थान पर लगा दें। निंग जुबान जियांग हाओ को बहुत सम्मान की नजर से नहीं देखती थी, न ही उसे नीचा समझती थी। वह उसके साथ वैसा ही व्यवहार करती थी जैसा वह किसी अन्य शिष्य के साथ करती। वह मैनलोंग और जियांग हाओ के बारे में फैली अफवाहों से अवगत थी। ठीक है, जियांग हाओ ने कहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसके बाद निंग जुबान बिना कुछ और कहे चली गई। जूनियर ब्रदर जियांग, एक महिला ने कहा, इस बार मुझे 100 हड्डियों के जंगल की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मेरा नाम लियान किन है। नमस्कार वरिष्ठ बहन लियान। जियांग हाओ ने झुककर अभिवादन किया। जियांग हाओ एक नज़र में ही समझ गया था कि लियान किन गोल्डन कोर दायरे के प्रारंभिक चरण में है। ये जड़ी बूटियां बहुत कीमती हैं, इसलिए मुझे इन्हें खुद ही लगाना होगा। हालांकि मुझे थोड़ी मदद के लिए आप पर निर्भर रहना पड़ेगा, लियान किन ने कहा। बाद में अगर आपको जड़ी बूटियों में कोई समस्या दिखे तो आप मेरे पास आ सकते हैं। मैं उन्हें कहीं और लगा दूंगी। जियांग हाओ ने सिर हिलाया। ठीक है, उसने कहा। हम रक्षात्मक संरचना खुद ही तैयार कर लेंगे। लियान किन लगभग 30 वर्ष की लग रही थी। वह हर बात में बहुत विनम्र थी और ली काई से बिल्कुल अलग थी। अगर 100 बोन फॉरेस्ट वाकई मुझे निशाना बना रहा है तो उनसे निपटना आसान नहीं होगा। सीनियर सिस्टर लियान, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। 100 हड्डियों के जंगल से कुछ लोगों ने, जिनमें लियान किन भी शामिल थी, बगीचे के एक कोने में कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां लगाईं। इनमें से कुछ जड़ी बूटियां जियांग हाओ को जानी पहचानी थीं, जबकि कुछ से वह उतना परिचित नहीं था। उन्होंने आध्यात्मिक जड़ी बूटियों पर कुछ शोध करने का निर्णय लिया। जियांग हाओ ने उन्हें देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं लगा। शाम होते ही 100 हड्डियों के जंगल से लोग चले गए। जियांग हाओ हैरान था। वे यूं ही चले गए। जड़ी बूटियों में कोई समस्या नहीं थी और लियान किन ने उससे कहा था कि अगर उसे जड़ी बूटियों में कोई समस्या मिलती है तो वह जिम्मेदार होगी। ये तो सरासर अवास्तविक था। शायद मैं जरूरत से ज्यादा सोच रहा हूं। जियांग हाओ के पास इंतजार करने और देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगले 7 दिनों तक उन्होंने अपना सारा समय आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का अवलोकन करने में बिताया। उन्होंने अपनी साधना को भी निखारा और अधिक ताबीज बनाए। आगे बढ़ने के लिए उसे 3 महीने और इंतजार करना होगा, तभी वह स्वर्गीय तलवार के 7 रूपों में से तीसरे रूप को समझ पाएगा। जियांग हाओ ने जड़ी बूटियों का निरीक्षण किया, लेकिन उन्हें उनमें कोई समस्या नहीं मिली। बाई ये ने भी कोई हरकत नहीं की। जियांग हाओ ने अपनी साधना को और निखारने का फैसला किया। उसे ताबीज बनाने की और सामग्री लाने के लिए बाजार जाना पड़ा। फिलहाल उसके पास लगभग 200 स्पिरिट स्टोन ही थे। जियांग हाओ ने आह भरी। इस रफ्तार से तो वह कभी अमीर नहीं बन पाएगा। जब वह खेती करने बैठा तो उसे तेज दर्द महसूस हुआ। घबराहट से उसकी आंखें खुल गईं। यह क्या है? उसने अपने शरीर के हर हिस्से की जांच की, लेकिन उसे कोई समस्या नहीं मिली। उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को फिर से प्रवाहित करने का प्रयास किया और उसे वही चुभने वाला दर्द महसूस हुआ जिसने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया था। जियांग हाओ ने दैनिक मूल्यांकन क्षमता का प्रयोग स्वयं पर किया। उसे स्वर्ग विनाश गुविश के अलावा कुछ भी असामान्य नहीं मिला। तो फिर गड़बड़ क्या है? वह इसका पता नहीं लगा सका। पिछले कुछ दिनों में जो एकमात्र नई बात घटी थी वह ये थी कि 100 बोन्स फॉरेस्ट के लोगों ने नई आध्यात्मिक जड़ी बूटियां लगाई थीं। लियू शिंगचेन ने उसे बताया था कि वह अनजाने में बाई ये के जाल में फंस जाएगा। क्या यही वह जाल था? अगले दिन जियांग हाओ उन जड़ी बूटियों के पास गया जिन्हें हाल ही में लगाया गया था। उन्होंने उन पर दैनिक मूल्यांकन क्षमता का उपयोग किया। 1000 पंख वाला फूल। 1000 पंख वाले फूल में आध्यात्मिक ऊर्जा का निरंतर प्रवाह होता है।
साधना को परिष्कृत करते समय संघर्ष को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। इसे यहाँ रोकना बाह्य का विचार था। यह आपकी साधना की प्रगति को सील करने के लिए एक अदृश्य विधि का उपयोग करता है। बाह्य जियांग हाओ ने इससे पहले कभी ऐसी बात नहीं सुनी थी, इसलिए बाह्य को खतरनाक माना जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। मुझे ये पता लगाना होगा कि वह कौन है और उसकी साधना का स्तर क्या है। जियांग हाओ ने चेंग चाओ से कहा कि वह लियांकिन को बुलाए और उनसे कहें कि वे जड़ी बूटियों को कहीं और रोप दें। देखते हैं कि इससे फायदा होता है या नहीं। परी लियांकिन तुरंत आ गईं। उन्होंने जियांग हाओ के अनुरोध को न तो अस्वीकार किया और न ही मना किया। उन्होंने उससे पूछा कि वह जड़ी बूटियों को कहाँ ले जा सकती हैं। छोटे भाई जियांग, क्या और कुछ है? परी लियांकिन ने पूछा। जियांग हाओ ने अपना सिर हिलाया। कुछ दिनों बाद जियांग हाओ ने एक बार फिर अपने घर में साधना करने का प्रयास किया। हालांकि उसे वही चुभने वाला दर्द महसूस हुआ जिसने उसे रोक दिया था। अगले दिन उसने फिर से 1000 फेदर फ्लावर पर डेली अप्रेजल का इस्तेमाल किया। नतीजा बिल्कुल पिछली बार जैसा ही था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। उन्हें एहसास हुआ कि पौधे को कहीं भी ले जाया जाए उसका प्रभाव खत्म नहीं होगा। वह ऐसा करने में कामयाब कैसे हो गया? जियांग हाओ को लगा कि भाई ये सचमुच पागल है। उसने लियांकिन को नहीं ढूंढा। वैसे भी उसे ढूंढने का कोई फायदा नहीं था। वह सहयोगी और विनम्र थी। उसे जड़ी बूटियों को कहीं और ले जाने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने एक और दिन का इंतजार किया। जियांग हाओ ने एक बार फिर साधना करने का प्रयास किया। उसने दर्द सहन किया और साधना करते समय दैनिक मूल्यांकन का उपयोग किया। इस बार कुछ नई जानकारी सामने आई है। स्थिति, स्वर्ग को नष्ट करने वाला विषैला कीट और बाह्य की आत्मा संसील करने की तकनीक। आत्मा संसील करने की तकनीक बाह्य द्वारा बनाई गई थी। ये साधना को सील करने के लिए गुणों, स्वाद और आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करती है। यह अदृश्य, रंगहीन और अमूर्त है। आप अपने पास एक काला कमल लगाकर इसके प्रभाव को तोड़ सकते हैं। जियांग हाओ ने राहत की सांस ली। उसकी समस्या का समाधान मिल गया था। हालांकि ब्लैक लोट्स को ढूंढना आसान नहीं था। उसे स्नो लोट्स के पास जाना पड़ा। मंडप, ये भी कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं था। उसे अभी भी बाह्य को ढूंढना था। सूरज उगते ही जियांग हाओ स्नो लोट्स पवेलियन की ओर चल पड़ा। काले कमल के बीज की कीमत लगभग 300 स्पिरिट स्टोन थी। उसने एक उपचारक ताबीज अपने पास रख लिया और बाकी सब बेच दिए। जब उसके पास पर्याप्त आध्यात्मिक पत्थर जमा हो गए तो उसने एक काला कमल का बीज खरीदा। अगले दिन उसने बीज पर दैनिक मूल्यांकन क्षमता का प्रयोग किया। वह जानना चाहता था कि वह इसकी वृद्धि को कैसे तेज कर सकता है। काला कमल का बीज, शक्तिशाली औषधीय प्रभाव। परिपक्व होने पर इसका उपयोग साधना बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। बोने पर अदृश्य उतार चढ़ाव होंगे जो आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा की स्थिरता को प्रभावित करेंगे। प्रतिदिन एक बोतल आध्यात्मिक द्रव का सेवन करने से यह 7 दिनों में अंकुरित हो जाएगा। क्या हर दिन आध्यात्मिक तरल की एक बोतल? जियांग हाओ शराब खरीदने के लिए बाजार गया। शराब की एक बोतल की कीमत 30 स्पिरिट स्टोन थी। उसने कुल 7 बोतलें खरीदी। जियांग हाओ एक बार फिर कंगाल हो गया था। उसने आह भरी। एक काले कमल को पालने का खर्चा बहुत अधिक था। 7 दिन बाद काला कमल अंकुरित हुआ और जियांग हाओ को उसमें से एक नीला बुलबुला मिला। जियांग हाओ के मन में एक विचार आया। उसने तकनीकी रूप से एक नीले बुलबुले के लिए लगभग 500 स्पिरिट स्टोन खर्च किए थे। अगर उसके पास 50,000 स्पिरिट स्टोन होते तो शायद वह इतने काले कमल खरीद सकता था जिनसे उसे 100 बुलबुले मिल सकें। अगर उसके पास 1 लाख स्पिरिट स्टोन होते तो वह इतने ब्लैक लोट्स खरीद सकता था कि हर 7 दिन में एक बार उसकी प्रगति हो सके। ये खनन से भी तेज था। ये सब महज कोरी कल्पना थी। आखिर उसे 1 लाख स्पिरिट स्टोन मिलते कहां से? जियांग हाओ ने बुलबुले को सोख लिया और साधना शुरू कर दी। इस बार उसे चुभन वाला दर्द महसूस नहीं हुआ। उसने लगभग 1 महीना बर्बाद कर दिया था। भाई ये वाकई भयानक था। गुरुजी, आपके पास इतने अलग अलग प्रकार के कमल क्यों हैं? आत्मा रूपी जीव ने पूछा। एक हिम कमल है, एक नीला कमल है और अब एक काला कमल भी है। अगली बार शायद एक सफेद कमल भी ले आना। जियांग हाओ हैरान रह गया। उसने पहले कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन वह जानवर सही कह रहा था। उसके आंगन में ज्यादा जड़ी बूटियां नहीं थीं, लेकिन 3 तरह के कमल के फूल जरूर थे। मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं अपने आंगन में 7 प्रकार के कमल के फूल इकट्ठा कर लूं तो क्या कुछ होगा? जियांग हाओ ने अनमने ढंग से बुदबुदाया। गुरुजी, आप क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, जियांग हाओ ने कहा। चलो स्पिरिट हर्ब गार्डन चलते हैं। भाई ये ने अपनी चाल चल दी थी। हेवनली जॉय पवेलियन अभी भी जियांग हाओ पर हमला करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। वह जल्द से जल्द भाई ये के बारे में जानकारी जुटाना चाहता था। गुरुजी, मैंने सुना है कि आपका एक मिशन है शिष्यों की भर्ती करना। उस आत्मा रूपी जानवर ने कहा। क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ? जियांग हाओ ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। वह मानसिक रूप से पूरी तरह थक चुका था। उसे ये भी नहीं पता था कि आज ही मिशन की घोषणा की जाएगी। राक्षसी संप्रदाय में जीवित रहना वाकई मुश्किल था। अगर कोई उसे जान से मारने की कोशिश नहीं कर रहा होता तो कोई न कोई उसकी साधना में बाधा डाल रहा होता। बाकी लोग कैसे जीवित रहते थे? वह पहले से ही 22 साल का था और उसने इतने लंबे समय तक जीवित रहने के लिए खुद को बधाई भी नहीं दी थी। सिर हिलाते हुए वह स्पिरिट हर्ब गार्डन की ओर चल पड़ा। उसने बुलबुले इकट्ठा किए और स्पिरिट हर्ब्स की देखभाल की।
इसके बाद जियांग हाओ को सौंपे गए अनिवार्य मिशन की जांच करने के लिए वह कानून प्रवर्तन कार्यालय की ओर चल पड़ा। टूटे दिलों की चट्टान का जियांग हाओ। मिशन, शिष्यों की भर्ती। न्यूनतम आवश्यकता 300, अधिकतम 1000। जियांग हाओ हैरान रह गया। इतने सारे? क्या इसका कारण यह है कि एजोर माउंटेन ने संप्रदाय और शिष्यों की संख्या पर वाकई बहुत बुरा असर डाला है? जियांग हाओ को वह समय याद था जब उसे राक्षसी संप्रदाय को बेच दिया गया था। वे ज्यादा से ज्यादा 100 शिष्य भर्ती करना चाहते थे। उस समय वहां ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए संप्रदाय को हर जगह खोज करनी पड़ी। सौभाग्य से उन्हें उस समय बाहरी संप्रदाय के शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया। हालांकि किसी को भी शिष्य के रूप में भर्ती किया जा सकता था, लेकिन साधना में निपुणता रखने वाले व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाती थी। अन्यथा उन्हें राक्षसी संप्रदाय में अपने हाल पर छोड़ दिया जाता था और उन्हें छोटे मोटे काम करने पड़ते थे जो अक्सर जानलेवा होते थे। यह मिशन आसान नहीं था, लेकिन जियांग हाओ को यह मिशन अकेले पूरा नहीं करना था। उसने अलग अलग शाखाओं के 4 अन्य लोगों को देखा। आइस मून वैली के झेंग शिजियू, थंडर फायर पीक की शिन युयुए, 100 हड्डियों के जंगल की फैंग बैफेई, बहते झरने की युएयू। 2 लोग जिन्हें मैं पहले से जानता हूं और 2 नए लोग जो 100 बोन्स फॉरेस्ट और फ्लोइंग वाटरफॉल से आए हैं। सामान्य तौर पर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जियांग हाओ 100 हड्डियों के जंगल के बारे में कोई गारंटी नहीं दे सकता था। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं 100 हड्डियों के जंगल के शिष्य से बाई ये के बारे में पूछ सकता हूं। ऐसी चीज में जल्दबाजी नहीं की जा सकती थी। आखिरकार वह गोल्डन कोर दायरे के अंतिम चरण में ही था। हालांकि उसने साधना अंक अर्जित कर लिए थे, लेकिन वह अगले चरण में पहुंचने से बहुत दूर था। उसने मिशन पर नजर डाली। ये 7 दिन बाद का मिशन था। ऐसा लग रहा था कि इस बार उसे इतनी तैयारी करने की जरूरत नहीं थी। पिछले मिशन में उन सभी को शैतान के अड्डे पर जाने से पहले तैयारी के लिए 1 महीने का समय दिया गया था। 7 दिन बाद क्लिफ मास्टर ने उसे अपने निवास पर बुलाया। रास्ते में उसने अपना इंटरफेस चेक किया। जीवन शक्ति 89/100 विकसित किया जा सकता है। खेती 83/100 खेती की जा सकती है। वह पहले से ही करीब था। 2 महीनों में वह गोल्डन कोर दायरे के शिखर पर पहुंच सकता था। जियांग हाओ को अभी भी यह नहीं पता था कि बाई का मुकाबला करने के लिए उसे कितना मजबूत होना पड़ेगा। गुरुजी, मैं आपको प्रणाम करता हूं, जियांग हाओ ने कहा और झुककर प्रणाम किया। आपको भर्ती का काम सौंपा गया है ना? कुबू चांग ने पूछा। भर्ती प्रक्रिया के दौरान कम से कम 3 प्रतिभाशाली और बुद्धिमान शिष्यों को ढूंढना और उन्हें टूटे दिलों की चट्टान पर लाना महत्वपूर्ण है। सामान्य परिस्थितियों में शिष्य बाह्य संप्रदाय के शिष्यों के रूप में साधना करते थे और 12 शाखाओं में से किसी से भी संबंधित नहीं होते थे। जब उनकी साधना का स्तर बढ़ता था तो वे किसी भी शाखा में शामिल होने का विकल्प चुन सकते थे। हालांकि भर्तीकर्ता उस शाखा के लिए 3 शिष्यों का चयन कर सकता था जिससे वे संबंधित थे। समझ गया गुरुजी, जियांग हाओ ने कहा। जियांग हाओ, तुम यहाँ क्या करना चाहते हो? कुबू चांग ने पूछा। मैं खनन करना चाहता हूँ। जियांग हाओ ने यह बात जोर से नहीं कही। जियांग हाओ सोच रहा था कि क्या वह अपने गुरु से 100 हड्डियों के जंगल की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को आध्यात्मिक जड़ी बूटी के बगीचे से हटाने में मदद मांग सकता है। हालांकि वह अभी दुश्मन को सतर्क नहीं करना चाहता था। जब जियांग हाओ को पता चलेगा कि बाई ये कौन है और वह किस साधना स्तर पर है, तो वह 100 हड्डियों के जंगल की एक और यात्रा करेगा। कुछ चीजों में जल्दबाजी नहीं की जा सकती थी। अपने गुरु के घर से निकलते समय जियांग हाओ ने भावुक होकर आह भरी। क्लिफ मास्टर कुबू चांग ने उसे 3000 स्पिरिट स्टोन दिए थे। ऐसा लगता है कि मूची ने उसे बताया था कि उसे स्पिरिट स्टोन की आवश्यकता है। जियांग हाओ ने हिचकिचाते हुए उन्हें स्वीकार कर लिया। उसने पहले कभी इतने स्पिरिट स्टोन नहीं कमाए थे। अगर वह 2000 स्पिरिट स्टोन और बचा लेता तो वह स्पिरिट बीस्ट को खिलाना जारी रख सकता था। इससे शायद उस जानवर की वंश परंपरा पूरी तरह से जागृत हो जाए। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। हालांकि इसका मतलब यह होगा कि जियांग हाओ को आत्मा जानवर के लिए एक नए और मजबूत पट्टे की आवश्यकता होगी। लॉ एन्फोर्समेंट हॉल के पास जियांग हाओ की मुलाकात शिन युयुए और झेंग शिजियू से हुई। उन्होंने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। शिन युयुए ने उसे देखकर मुस्कुराया, लेकिन मन ही मन कोस रही थी। पिछले जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि मुझे फिर से जियांग हाओ के साथ मिशन पर जाना पड़ रहा है। हालांकि इस बार हेवनली जॉय पवेलियन से कोई नहीं था, इसलिए पिछली बार जैसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। शिन युयुए तब तक ठीक थी जब तक वह उसे नीचे नहीं खींचता। 100 फ्लावर्स लेक पर होंग युए ने मेज पर एक पत्थर की शिला रखी। वह गहरी सोच में डूबी हुई प्रतीत हो रही थी। सफेद वस्त्र पहने एक आकृति उसके पास आए और उसने झुककर प्रणाम किया। संप्रदाय के गुरुजी, क्या स्वर्गीय सुगंधित दाव फूल ने पिछले 6 महीनों में कोई प्रगति की है? होंग युए ने पूछा। ये काफी लंबा हो गया है। इसकी वृद्धि की गति आश्चर्यजनक है, बैजी ने कहा। जियांग हाओ पिछले 6 महीनों से असामान्य रूप से शांत रहा है। ऐसा लगता था जैसे वह छिपकर साधना कर रहा हो। बैजी हैरान था। साधना में उसकी प्रतिभा औसत से थोड़ी ही ऊपर थी, लेकिन वह बहुत दृढ़ निश्चयी प्रतीत होता था। हमने जांच की और पाया कि उसमें कोई खामी नहीं है। हालांकि कुछ बातें समझ में नहीं आ रही हैं। वह मिंग ज़ोक्वान की मौत से सीधे तौर पर जुड़ा सबसे बड़ा संदिग्ध था, लेकिन हमें कोई सबूत नहीं मिला। अगर वह नहीं था तो शायद उसके मातहतों में काम करने वाला कोई और था।
मेरी राय में जियांग हाओ गद्दार नहीं लगता, लेकिन वह पूरी तरह निर्दोष भी नहीं है। हमें उस पर और ध्यान देने की जरूरत है। चूंकि वह हेवनली फ्रेग्रेंस दाओ फ्लावर की देखभाल कर रहा है, इसलिए गद्दार उससे संपर्क जरूर करेंगे। हो सकता है कि उसे सिर्फ उन गद्दारों ने इस मामले में घसीटा हो जो असल में गद्दार हैं। उसके सबसे करीबी व्यक्ति कौन है? होंग यूए ने पूछा। कानून प्रवर्तन हॉल के लियू शिंगचेन। क्या उसे कोई समस्या है? उसके व्यवहार और अतीत को देखते हुए तो कोई समस्या नहीं लगती, बैजी ने कहा। हालांकि लियू शिंगचेन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। वह एक बागी साधक बनकर थक गया था, इसलिए उसने हेवनली नोट सेक्ट में प्रवेश कर लिया। इसके अलावा उसकी उत्पत्ति एक रहस्य है। क्या एज और माउंटेन कुछ योजना बना रहा है? होंग यूए ने फूलों की ओर चलते हुए पूछा। पिछली बार उन्हें जो झटका लगा था उसके बाद तो नहीं। वे अभी भी उससे उबर रहे हैं। बेहतर होगा कि उन्हें अगले साल तक खत्म कर दिया जाए। कोई जरूरत नहीं, अभी उन्हें रहने दो, होंग यूए ने कहा। ब्लैकहेवन संप्रदाय क्या कर रहा है? बैजी ने कहा। उन्होंने कहा कि वे बंधक को लेने के लिए किसी को भेज सकते हैं। वे स्पष्टीकरण चाहते हैं और साथ ही उन्हें नाराज करने वाले को सजा भी देना चाहते हैं। तो फिर हम उनके आने का इंतजार करेंगे, होंग यूए ने कहा। ओह, उसने एक डिब्बा उठाया और बैजी की ओर फेंक दिया। उसके अंदर एक रिस्ट गार्ड था। मेहनत का फल मिलना चाहिए। बैजी ने झुककर प्रणाम किया और चली गई। वह जानती थी कि यह रिस्ट गार्ड किसके लिए है। जियांग हाओ को संदेह था, लेकिन वह इनाम का हकदार भी था। बैजी को लगा कि कम से कम संप्रदाय प्रमुख तो उसके बारे में यही सोचते होंगे। जहां तक लियू शिंगचेन की बात है, उसे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। बैजी किसी उच्च पदस्थ व्यक्ति के जियांग हाओ से संपर्क करने का इंतजार कर रहा था। गद्दारों को पकड़ने का यही एकमात्र तरीका था। उच्च अधिकारियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना कठिन था क्योंकि वे बहुत सतर्क थे। संप्रदाय प्रमुख ने दिव्य सुगंध दाओ फूल का खुलासा करके अपना कर्तव्य पूरा कर दिया था। इससे उन गद्दारों का ध्यान आकर्षित होना तय था जो संप्रदाय में अपने उच्च पदों को सुरक्षित समझते थे। स्वर्गीय सुगंध दाओ फूल के प्रकट होने से शायद बाहर के कई शत्रु भी सतर्क हो गए होंगे। ब्लैकहेवन संप्रदाय के यहां आने का कोई गुप्त उद्देश्य हो सकता है। बैजी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन वह कम से कम संप्रदाय प्रमुख होंग की जियांग हाओ के बारे में राय का अनुमान लगा सकती थी। क्या स्वर्गीय सुगंधित दाओ फूल ऐसी चीज थी जिसे केवल जियांग हाओ ही उगा सकता था? ब्लैकहेवन संप्रदाय में सितु जियान एक अन्य शिष्य के साथ अभ्यास कर रहा था। तुम इसमें और बेहतर हो गए हो, सितु जियान ने कहा। काफी नहीं, हो त्यानई ने सिर हिलाते हुए कहा। वह सितु जियान के साथ प्रशिक्षण मैदान से चले गए। मैंने सुना है कि यह संप्रदाय निकट भविष्य में हेवनली नोट संप्रदाय में शामिल होने जा रहा है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि अगर संप्रदाय बिना कोई समस्या पैदा किए सीनियर ब्रदर जुवानयुवान को वापस ले आए तो ये बेहतर होगा, सितु जियान ने कहा। हो त्यानई हंस पड़ी। तुम अब भी वैसे ही हो। अगर बड़े बुजुर्गों को पता चल गया तो वे सोचेंगे कि तुम दुश्मन का साथ दे रहे हो। स्वर्गीय नोट संप्रदाय जितना सरल दिखता है उतना सरल नहीं है। 100 साल पहले एक राक्षसी ने सिंहासन संभाला था। उसके तरीके निर्मम और निर्णायक थे। हमें सावधान रहना चाहिए। कहा जाता है कि अन्य संप्रदायों ने उसे पकड़ने के लिए एकजुट होकर प्रयास किया था, लेकिन वह गायब हो गई। लेकिन उसे गए 60 साल हो गए हैं। हो सकता है कि वह मर चुकी हो। मैंने सुना है कि हेवनली नोट संप्रदाय भी हमारे लिए किसी को बलि का बकरा बनाने की तलाश में है। सितु जियान मुस्कुराए और कुछ नहीं बोली। इस बार हेवनली नोट सेक्ट में जाने वाले सभी साधारण बुजुर्ग थे, इसलिए कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए था। सितु जियान ने हो त्यानी को अलविदा कहा और रेन शुआंग के पास चला गया। रेन शुआंग एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से बात कर रही है। बताओ, जब तुम हेवनली नोट सेक्ट में थे तो क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया था? अगर किसी ने कुछ किया है तो मैं तुरंत वहां जाकर बदला लूंगा, रेन त्यानहे ने कहा। रेन शुआंग ने सहज ही अपनी गर्दन को छुआ। उसे जियांग हाओ की याद आ गई। हालांकि उसे सितु जियान की चेतावनी भी याद थी। रेन शुआंग सितु जियान से थोड़ा डरती थी। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। रेन त्यानहे ने अपनी बेटी की ओर देखा और आह भरी। तुम बड़ी हो गई हो। रेन त्यानहे के जाने के बाद सितु जियान उसके पास गई। लगता है कि तुम उतनी मूर्ख नहीं हो जितना मैंने सोचा था, छोटी बहन रेन। रेन शुआंग घबरा गई। सीनियर ब्रदर सितु, क्या आपको सच में लगता है कि वह व्यक्ति बहुत खतरनाक है? मैंने सुना है कि उसे हेवनली नोट सेक्ट ने बलि का बकरा बनाने के लिए चुना है। अगर वह मरता भी नहीं है तो भी वह खतरे में रहेगा। कौन जाने, सितु जियान ने दूर देखते हुए कहा। समय ही बताएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। शायद आज तुमने जो फैसला लिया है वही तुम्हारे पक्ष में साबित हो। आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। छोटे भाई जियांग, आपकी साधना में बहुत सुधार हुआ है, झेंग शिजियू ने कहा जब वे दूसरों के आने का इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल नहीं, मैं कभी भी आपसे प्रतिस्पर्धा करने की उम्मीद नहीं कर सकता, सीनियर ब्रदर झेंग। पिछले मिशन में झेंग शिजियू ने जियांग हाओ को शांत और संयमित पाया था। हालांकि शैतान के अड्डे के अंदर जो कुछ हुआ था उसके बाद वह उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। छोटे भाई जियांग, आपने प्रतियोगिता जीत ली है ना? शिन यूए ने पूछा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। जियांग हाओ ने सिर हिलाया। मुझे वह बीज सचमुच चाहिए था। झेंग शिजियू ने आह भरी।
तुम हमेशा बहुत सतर्क रहते हो। शिन युयुए को बहुत अफसोस हुआ कि उसने जीत तो ली, लेकिन फिर भी सबसे बेकार इनाम चुना। अगर यह साधना तकनीक होती तो वह जियांग हाओ से उचित कीमत पर इसे खरीदने की पेशकश करती। हालांकि निंग वानपिंग ने साधना तकनीक सीख ली थी। जाहिर है शिन युयुए उसे उससे नहीं ले सकती थी। कई लोग इस बात से हैरान थे कि निंग वानपिंग को साधना तकनीक मिल गई थी। दरअसल इनाम चुनने का मौका उन्हें सबसे आखिर में मिला था। जियांग हाओ की जीत ने एक बार फिर शिन युयुए और झेंग शिजियू को यह एहसास दिलाया कि यह शिष्य उतना सरल नहीं था जितना वह दिखता था। कुछ देर बाद अपनी पीठ पर एक विशाल तलवार लिए एक महिला उनकी ओर चलकर आई। उसकी पीठ पर लटकी तलवार साफ दिखाई दे रही थी। उसने झेंग शिजियू को देखते ही पहचान लिया। नमस्ते, मैं फ्लोइंग से युयू हूँ। झरना, आपको इंतजार कराने के लिए मुझे बहुत खेद है। कोई बात नहीं, हम अभी अभी पहुंचे हैं। झेंग शिजियू मुस्कुराए। छोटी बहन युए युए, आपकी तलवार बहुत ही आकर्षक है। इतनी बड़ी तलवार ढोने से क्या आपको थकान नहीं होती? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे इसकी जरूरत अपनी साधना के लिए है, युयू ने कहा। जियांग हाओ ने उस पर एक नजर डाली। युयू शांत और संयमित लग रही थी। वह ऐसी व्यक्ति नहीं लग रही थी जिसे ज्यादा बात करना पसंद हो। उसकी आभा को देखकर लगता है कि वह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे के मध्य चरण में है। एक गंजा आदमी उनकी ओर बढ़ा। उसकी मांसपेशियां गठीली थीं और वह बहुत ही खूंखार दिख रहा था। वह 100 हड्डियों के जंगल का फैंग बैफेई था। जब जियांग हाओ ने उसकी तरफ देखा तो फैंग बैफाई ने भी उसे घूरकर देखा। पांचों लोगों के पहुंचने के बाद वे अपना मिशन पूरा करने के लिए निकल पड़े। भर्ती का काम एक दूसरी पहाड़ी पर होना था। रास्ते में उन्हें बादलों से घिरी एक गहरी खाई से होकर गुजरना था। इस समय वे अथाह खाई के ऊपर से उड़ रहे थे। बादलों के विशाल सागर के कारण कुछ भी देखना बहुत मुश्किल था। वे पूरी तरह सतर्क थे। ऐसा कहा जाता है कि संप्रदाय का आध्यात्मिक जीव, स्वर्ग को निगलने वाला विशालकाय मगरमच्छ, नीचे रखा गया है। झेंग शिजियू ने बादलों की ओर देखा। जियांग हाओ ने भी यही बात सुनी थी, लेकिन उसने उस जानवर को कभी नहीं देखा था। कुछ लोग उस जगह का दौरा कर चुके थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी इस बात की पुष्टि नहीं की थी कि अफवाहें वास्तव में सच थी या नहीं। मैंने सुना है कि उस मगरमच्छ ने किसी को खा लिया। यह एक दुर्घटना थी, लेकिन पुलिस को सूचना मिल गई थी, युयू ने कहा। पांचों लोगों ने अपनी गति बढ़ाई और खाई को पार कर लिया। कुछ देर बाद वे एक पहाड़ पर पहुंचे। उसके शिखर पर एक छोटा सा चौक था, लेकिन वहां ज्यादा लोग नहीं थे, सिवाय एक व्यक्ति के जो आधारभूत साधना स्तर के शुरुआती चरण में था। वरिष्ठों, नमस्कार, मियाओ शिंग ने कहा। मियाओ शिंग की उम्र 30 के आसपास लग रही थी। ऐसा प्रतीत होता था कि उसे संप्रदाय की सहायता के लिए काम पर लगाया गया था, क्योंकि उसके आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं थी। हेलो छोटे भाई मियाओ, क्या सब लोग यहाँ आ चुके हैं? झेंग शिजियू ने पूछा। हाँ, हम सब आपके आने का इंतजार कर रहे थे, मियाओ शिंग ने कहा। जियांग हाओ के समूह का सबसे कमजोर व्यक्ति भी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे के मध्य चरण में था। मियाओ जिंग उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली था। वह ये बात अच्छी तरह जानता था। जूनियर ब्रदर जियांग, आपने कभी भर्ती प्रक्रिया नहीं की है ना? झेंग शिजियू ने पूछा। मैं आपको समझाता हूँ। संप्रदाय में प्रवेश करने वाले सभी शिष्यों को जूनियर्स द्वारा पहले ही व्यवस्थित कर लिया गया है। भर्ती के दिन हमें बस उनका आकलन करना होता है और उनकी भर्ती की पुष्टि करनी होती है। भर्ती प्रक्रिया 2 तरीकों से होती है। पहला, यदि किसी में साधना की प्रतिभा है तो हम उसे सीधे भर्ती कर सकते हैं। यदि प्रतिभा पर्याप्त नहीं है तो उन्हें एक और परीक्षा से गुजरना पड़ता है जो उनकी इच्छाशक्ति का आकलन करेगी। यदि वे उसमें सफल होते हैं तो हम उन्हें शिष्य के रूप में संप्रदाय में भर्ती कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि कोई उपयुक्त है तो आप उन्हें अपने संप्रदाय की शाखा के बाहरी शिष्य के रूप में भी भर्ती कर सकते हैं। अब हमें पर्वत की तलहटी में जाकर यह देखना है कि किन शिष्यों में साधना की प्रतिभा है। जब तक वे भर्ती के लिए उपलब्ध नहीं हैं, आप उन्हें भर्ती कर सकते हैं। ठीक है, जियांग हाओ ने सिर हिलाया। मुझे आश्चर्य है कि क्या हमें इस साल कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति मिलेगा, फैंग बैफेई ने कहा। बाकी लोग भी उत्सुक थे। भर्ती प्रक्रिया को लेकर सभी उत्साहित थे। अगर कोई असाधारण प्रतिभा वाला व्यक्ति मिलता तो वे उसे अपनी शाखा में भर्ती कर सकते थे। जियांग हाओ ने पहाड़ की चोटी से नीचे देखा। वहां बहुत सारे लोग जमा थे। इस बार कुल 2656 लोगों ने पंजीकरण कराया था, लेकिन आज केवल 2632 लोग ही आए, मियाओ जिंग ने कहा। पहली नजर में उनमें से अधिकतर बेहद साधारण दिखते थे। जियांग हाओ को भी अनुकरणीय नहीं माना जाता था। वह औसत से थोड़ा ही ऊपर था। चलो नीचे जाकर उनकी प्रतिभा का परीक्षण करते हैं। युयू उत्सुक थी। जियांग हाओ को पिछले मिशन की तुलना में इस मिशन में अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित महसूस हो रहा था। फैंग बैफेई कभी कभी उसे घूरती थी, लेकिन कुछ नहीं करती थी। अब तक सब ठीक था। प्रचारित सामग्री। क्रिप्टो की दुनिया में धनवान बनने का रास्ता खोजें, BTZO से जुड़ें, इससे पहले कि मौका हाथ से निकल जाए। अधिक 545, 136, 182। असीम धन दौलत हासिल करें, साइन अप ने क्रिप्टो जगत में तहलका मचा दिया। अधिक 371, 93, 124। AI संचालित प्लेटफॉर्म के साथ निर्बाध क्रिप्टो ट्रेडिंग का अनुभव करें। अधिक 815, 204, 272। उन्हें नहीं लगता था कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान कोई गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा। आखिरकार ये संप्रदाय के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन था।
आज सबने अपने मनमुटाव भुलाकर वो किया जो उन्हें करना था। वे अपनी अपनी शाखा में सबसे प्रतिभाशाली लोगों को भर्ती करना चाहते थे। इसके अलावा पुलिस को हत्या का कोई सबूत नहीं मिला था। चूंकि उस समय जियांग हाओ सबसे बड़ा संदिग्ध था, इसलिए 100 बोन्स फॉरेस्ट ने उसे दुश्मन की तरह माना। हालांकि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था जिससे वे कोई कार्रवाई कर सकें। जियांग हाओ का समूह और मियाओ जिंग उड़कर पहाड़ की तलहटी में उतर गए। लोगों ने जय जयकार किया। उनमें से अधिकांश लोग संप्रदाय में शामिल होने के लिए उत्सुक थे। जियांग हाओ उनकी भावनाओं को समझता था। वह भी कभी उनकी ही स्थिति में था और चाहता था कि काश वह भी जादुई शक्ति से उड़ पाता। हालांकि एक बार जब वे उस संप्रदाय में शामिल हो जाते तो उन्हें समझ आ जाता कि जीवित रहना कितना मुश्किल होगा, खासकर तब जब शक्तिशाली लोग कमजोरों को लगातार परेशान करते रहते हैं। परीक्षण के 2 भाग थे। पहला, उन्हें जेड स्लिप का उपयोग करके अनुकूलता का परीक्षण करना था। जितना अधिक अनुकूल कोई व्यक्ति होगा, उतना ही अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा वह जेड स्लिप से अवशोषित करेगा। इस अनुकूलता को न तो कृत्रिम रूप से दिखाया जा सकता था और न ही सुधारा जा सकता था, क्योंकि यह एक जन्मजात गुण था। अगली परीक्षा हॉट सूत्र की थी। ये समझ की परीक्षा थी। इस परीक्षा से यह पुष्टि होती थी कि किसी व्यक्ति में साधना करने की प्रतिभा है या नहीं। जियांग हाओ और जेंग शिजियू के नेतृत्व में अन्य लोग एक मेज पर बैठ गए और लोगों के उनके पास आने का इंतजार करने लगे ताकि वे अपनी अनुकूलता का परीक्षण कर सकें। उनके पास लगभग 10 जेड के टुकड़े ही थे, लेकिन ये पूरे समूह के लिए पर्याप्त था। एक जेड पत्थर की पर्ची को 7 भागों में विभाजित किया गया था। यदि 3 भाग प्रकाशित होते तो इसका अर्थ था कि इसे धारण करने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक ऊर्जा के अनुकूल है और इसलिए वह बाहरी संप्रदाय के शिष्य के रूप में शामिल हो सकता है। यदि केवल 1 या 2 भाग ही रोशन होते हैं तो व्यक्ति को बोधगम्यता परीक्षण देना होगा। यदि कोई भी भाग प्रकाशित नहीं होता तो वे संप्रदाय में बिल्कुल भी शामिल नहीं हो सकते थे। मियाओ शिंग ने लोगों को एक व्यवस्थित पंक्ति बनाने का निर्देश दिया। उन्हें 10-10 के समूहों में आगे बढ़ने की अनुमति दी गई। पहले बैच में केवल एक ही व्यक्ति तीनों हिस्सों को रोशन करने में सफल रहा। शिन युयुए ने उसका नाम पूछा और उसे लिख लिया। जियांग हाओ इन लोगों की आंखों में उत्साह और उत्सुकता देख सकता था। उनके लिए यह मायने नहीं रखता था कि यह कोई राक्षसी संप्रदाय है या नहीं। वे बस अंदर जाना चाहते थे। अगला बैच, मियाओ जिंग ने कहा। एक छोटी लड़की उनके पास आई। जियांग हाओ उत्सुक हो गया। लड़की की उम्र लगभग 12 या 13 वर्ष थी। उसके बाल छोटे थे और वह बहुत ही अस्त व्यस्त दिख रही थी। वह कुपोषित लग रही थी। बच्चों का इस तरह समूहों में दिखना कोई असामान्य बात नहीं थी। हालांकि जियांग हाओ ने बाकी लोगों से कहीं ज्यादा देखा। उस छोटी बच्ची का हौसला बुलंद था। उसकी शारीरिक ताकत भी असाधारण थी। वह उसकी सांसों के बीच आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर सकता था, लेकिन जब उसने जेड स्लिप को पकड़ा तो कुछ भी प्रकाशित नहीं हुआ। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। जियांग हाओ जानता था कि यह कोई साधारण बच्चा नहीं था। वह अपनी दैनिक मूल्यांकन क्षमता को बचाकर रख रहा था ताकि अगर उसे कोई अनुकरणीय बच्चा मिले तो वह उसका इस्तेमाल कर सके। अगर ऐसा नहीं होता तो वह इस बच्चे पर उसका इस्तेमाल करता। इन 10 लोगों में से एक भी व्यक्ति जेड स्लिप को जलाने में सफल नहीं हुआ था। उन्हें कम से कम 3 शिष्यों की भर्ती करनी थी। अगर वे उन्हें यहां नहीं ढूंढ पाए तो उन्हें फिर से तलाश करनी होगी। कोई प्रतिभा नहीं, छोटी बच्ची ने निराशा से कहा और जेड की पर्ची वापस कर दी। मिया जिंग अगले 10 लोगों को आगे आने का निर्देश देने ही वाला था कि जियांग हाओ ने उसे रोक दिया। इंतजार। बाकी लोग उसे हैरानी से देखने लगे। तुम्हारा नाम क्या है? जियांग हाओ ने पूछा। अगर लड़की प्रतिभाशाली होती तो वह उसे अपने साथ ले जाता और उसे टूटे दिलों की चट्टान पर भर्ती कर लेता। अगर उसमें वाकई कोई प्रतिभा नहीं होती तो वह उसे वापस वहीं जाने के लिए कह सकता था जहां से वह आई थी। छोटी बच्ची ने हैरानी से अपनी ओर इशारा करते हुए पूछा, मैं? जियांग हाओ ने सिर हिलाया। ली, मेरा नाम ली है। ठीक है, एक तरफ खड़े हो जाओ और अगले टेस्ट का इंतजार करो, जियांग हाओ ने शांत भाव से कहा। झेंग शिजियू और बाकी लोग हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जियांग हाओ क्या करने की कोशिश कर रहा है। मियाओ शिंग भी असमंजस में था। हालांकि उसने आगे कुछ नहीं पूछा। छोटी ली एक तरफ खड़ी होकर इंतजार कर रही थी। क्या छोटी ली में कोई छिपी हुई प्रतिभा है? शिन युयुए ने पूछा। युयू ने उस छोटी बच्ची को देखा। उसके हाथ पैर तो मजबूत हैं और शरीर भी बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे उससे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। अगर उसमें कोई प्रतिभा नहीं है तो शायद वह मार्शल आर्ट सीख सकती है। फैंग बैफेई ने तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया। उन सभी के पास सीमित स्थान थे और वे अपनी अपनी शाखाओं के लिए बहुत प्रतिभाशाली शिष्यों की भर्ती करना चाहते थे। परीक्षण जारी रहा। समय समय पर उन्हें कुछ ऐसे लोग मिल जाते थे जो जेड स्लिप के 3 हिस्सों को रोशन कर सकते थे। हालांकि अब तक कोई भी 7 में से 4 हिस्सों को रोशन करने में सफल नहीं हो पाया था। जियांग हाओ और अन्य लोग जल्दबाजी में नहीं थे। वे प्रतिभाशाली शिष्यों को खोजने के लिए इस प्रक्रिया को धीरे धीरे करना चाहते थे। यदि 4 भाग रोशन होते थे तो इसका मतलब था कि व्यक्ति में औसत प्रतिभा है। 5 या उससे अधिक भाग रोशन होने का मतलब था अच्छी प्रतिभा। हालांकि आज तक कोई भी सभी हिस्सों को रोशन करने में कामयाब नहीं हुआ था। यह असामान्य था। अगर ऐसा कुछ होता तो उन्हें अपने अपने आकाओं को सूचित करना पड़ता। ऐसे असाधारण लोगों को आमतौर पर भीड़ से अलग करके शाखाओं में ले जाया जाता था। 100 लोगों पर परीक्षण करने के बाद एक लड़की सभी 5 सेक्शन को रोशन करने में कामयाब रही।
उसके बाद 2 अन्य लोग भी ऐसा ही करने में सफल रहे। जब उन्होंने 500 लोगों का परीक्षण किया तो एक असाधारण प्रतिभा वाला व्यक्ति सामने आया। वह एक लापरवाह सा छोटा लड़का था। हर कोई उसका नाम याद रखता था। जियांग हाओ हर बात पर ध्यान देता था। भर्ती करने वाले अधिकारी अपनी शाखा के लिए 3 लोगों का चयन कर सकते थे। स्वाभाविक रूप से वे सतर्क रहे। परीक्षण सुचारू रूप से संपन्न हुआ। अब तक वे लगभग 2000 लोगों का परीक्षण कर चुके थे। कुछ लोग परीक्षण में पास होकर खुश थे, जबकि कुछ लोग दुखी थे। अब तक उन्हें 9 ऐसे लोग मिले थे जिनमें औसत से अधिक प्रतिभा थी। झेंग शिजियू ने उन्हें याद दिलाया कि एक भर्तीकर्ता तीनों प्रतिभाशाली लोगों को नहीं चुन सकता। ये सभी शाखाओं को समान अवसर देने के लिए था। इसी समय 3 लोग मेज के पास आए। 2 लड़के और एक लड़की। वे सभी एक ही गांव के थे। दोनों लड़कों में से एक हृष्ट-पुष्ट लग रहा था, जबकि दूसरा दुबला पतला और दुर्बल प्रतीत हो रहा था। लड़की भी हृष्ट-पुष्ट लग रही थी। जियांग हाओ ने तीनों लोगों में से दुबले पतले लड़के पर एक नजर डाली। उसे महसूस हुआ कि उस लड़के में कुछ अलग है, कुछ छिपा हुआ। दूसरे लड़के और लड़की ने ज़ेड की पर्चियां पकड़ी हुई थीं। उन दोनों के लिए सभी 7 खंड रोशन हो गए। झेंग शिजियू और बाकी लोग चौंक गए। वे अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। जियांग हाओ अलग थलग नहीं पढ़ना चाहता था, इसलिए वह भी खड़ा हो गया। भर्ती करने वाले लोग बेहतरीन प्रतिभाओं को पाकर बेहद खुश थे। वहीं जियांग हाओ उस दुबले पतले लड़के को घूरने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। ज़ेड पर्ची के केवल 3 हिस्से ही उसके लिए रोशन हुए थे। वह बड़ी मुश्किल से ही बच पाया था। जियांग हाओ उस पर दैनिक मूल्यांकन लागू करना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसे कोई जल्दी नहीं थी और वह बाद में भी उनका मूल्यांकन कर सकता था। झेंग शिजियू ने खुद को शांत किया। तुम दोनों इधर आओ, मुझे अपने नाम बताओ। लड़का और लड़की उसके पास गए, जबकि दुबला पतला दिखने वाला लड़का पीछे रह गया। वह उदास लग रहा था। जियांग हाओ ने कुछ नहीं कहा। कोई चारा नहीं था। वैसे भी अगर वह चुपचाप रहता और लोगों के बीच नहीं आता, तो वह उस कमजोर लड़के के लिए राक्षसी संप्रदाय में ज्यादा समय तक टिक पाता। लोग अक्सर उसके जैसे कमजोर लोगों को परेशान करने की कोशिश करते थे, अगर वे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते थे। मैं झाओ किंगक्सू हूं, लड़की ने कहा। मेरा नाम लिन मो है, लड़के ने कहा। झेंग शिजियू ने बाकी लोगों की ओर मुड़कर पूछा, आप सभी क्या सोचते हैं? मुझे नहीं लगता कि हम इस तरह के मामलों का फैसला कर सकते हैं, शिन युए ने कहा। 100 हड्डियों का जंगल उनमें से एक को लेने के लिए तैयार होगा, फैंग बैफेई ने कहा। क्या सचमुच? ये यू ने कहा। हम आपस में तय नहीं कर पा रहे कि हमें उन्हें चाहिए या नहीं। उनमें असाधारण प्रतिभा है। छोटी बहन शिन सही कह रही है। हमें उन्हें अपने साथ वापस ले जाना चाहिए और बड़ों से फैसला करवाना चाहिए। या तुम्हें लगता है कि 100 हड्डियों वाले जंगल को सबके लिए फैसला करने का अधिकार है? क्या तुम्हें लगता है कि बाकी शाखाओं को चुपचाप बैठकर देखना होगा जब तुम उन्हें ले जाओगे? वैसे भी तुम कौन होते हो ये तय करने वाले कि किसे क्या मिलेगा? फैंग बैफेई ने तिरस्कार से कहा। छोटे भाई जियांग, आपका क्या विचार है? झेंग शिजियू ने पूछा। यह आप पर निर्भर करता है, सीनियर ब्रदर झेंग, जियांग हाओ ने विनम्रता से कहा। वे चाहे जो भी करते, सबको पता था कि इस तरह का फैसला लेने का अधिकार उनमें से किसी के पास नहीं है। वे या तो अभी अपने गुरुओं को बता सकते थे या शिष्यों को साथ लेकर बाद में संप्रदाय में इस मामले को सुलझा सकते थे। शायद हमें बस आगे बढ़ जाना चाहिए, जियांग हाओ ने कहा। हो सकता है कि भीड़ में और भी उतने ही प्रतिभाशाली लोग हों। उन्होंने सिर हिलाया। झेंग शिजियू ने मियाओ जिंग को लोगों को बैचों में भेजते रहने को कहा। उन्हें पहले वाले लड़के और लड़की के अलावा कोई और असाधारण प्रतिभा नहीं मिली। कुछ औसत दर्जे के थे और कुछ औसत से थोड़े बेहतर थे। जियांग हाओ अचानक भौहें सिकोड़ लीं। एक युवक मीठी मुस्कान के साथ उनकी ओर बढ़ा। वह पहले से ही गोल्डन कोर दायरे में थी। उसने उनकी तरफ देखा और भी मुस्कुराए। क्या मुझे भी जांच करानी चाहिए? उसने जेड की पर्ची पकड़ी और उसके सभी 7 भाग जगमगा उठे। बाकी लोग भी जानते थे कि कुछ गड़बड़ है। वह गोल्डन कोर दायरे की कोई व्यक्ति थी, इसलिए यह परीक्षा निरर्थक थी। मियाओ शिंग को भी यह अजीब लगा। क्या आप में से कोई क्लिफ ऑफ ब्रोकन हार्ट्स से है? महिला ने पूछा। मैं हूं। जियांग हाओ उठ खड़ा हुआ। क्या कोई बात है? मैं आपकी शाखा में शामिल होना चाहती हूं। मैंने सुना है कि आप प्रत्येक शाखा को अपने अपने लोगों को भर्ती करने के लिए 3 स्थान मिलते हैं। मुझे चुन लीजिए, उसने रूखेपन से कहा। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप कौन हैं? जियांग हाओ ने विनम्रता से पूछा। मियाओ टिंगलियन, महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। जियांग हाओ आश्चर्यचकित रह गया। आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जियांग हाओ उसका नाम जानता था। जब उसने मूची का आकलन किया था तो उसकी क्षमता द्वारा प्रदान की गई जानकारी में उसका नाम कौंध गया था। वह स्वर्गीय संत संप्रदाय की एक संतनी थी, जिनके साथ मुक्युई का कभी प्रेम संबंध था। जियांग हाओ चिंतित था। वह असमंजस में भी था। अगर वह गद्दार या जासूस थी और हेवनली नोट सेक्ट में प्रवेश करना चाहती थी, तो वह अपनी साधना का प्रदर्शन क्यों करती और सीधे उनसे संपर्क क्यों करती? आपकी साधना का स्तर बहुत प्रभावशाली है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप किस संप्रदाय से हैं? जियांग हाओ ने कहा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। बाकी सब लोग हैरान रह गए। तो उनके बीच कोई इतना शक्तिशाली व्यक्ति था और उन्हें इसके बारे में पता भी नहीं था।
लोगों को इस बात का सौभाग्य महसूस हुआ कि उन्होंने उसे उकसाने की कोशिश नहीं की थी। स्वर्गीय संत संप्रदाय, मियाओ टिंगलियन ने ईमानदारी से कहा, मैंने उस संप्रदाय के साथ विश्वासघात किया और आपके संप्रदाय के समक्ष आत्मसमर्पण करने आई हूँ। यदि आप मुझे अपने गुरु के पास ले जाने के लिए सहमत होते हैं तो मैं यही निष्ठा की शपथ लेती हूँ। जियांग हाओ को सिर दर्द होने लगा। वह सचमुच अपनी दैनिक मूल्यांकन रेटिंग का इस्तेमाल किसी पर भी नहीं करना चाहता था। हेवनली नोट सेक्ट और हेवनली सेंट सेक्ट दोनों ही राक्षसी संप्रदाय थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि दोनों के बीच अच्छे संबंध थे। वे दोनों ही समान रूप से क्रूर और हिंसक थे। जियांग हाओ झिझके। बिल्कुल, कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता, मियाओ टिंगलियन ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा। उन्होंने एक छोटी सी शीशी निकाली। अगर आप सहमत हैं तो यह आपकी है। झेंग शिजियू और फैंग बाइफेई दंग रह गए। गोल्डन कोर दायरे में प्रवेश करने के लिए वे सबसे ज्यादा जिस चीज की लालसा रखते थे वह थी दिव्य कायाकल्प की गोली। यह अनमोल थी। जियांग हाओ उसे घूर रहा था। वह जानता था कि यह क्या है और उसे इसकी बहुत ज्यादा चाहत थी। इसकी कीमत आमतौर पर 3000 से 10,000 स्पिरिट स्टोन होती थी। वह इसे और भी अधिक कीमत पर बेच सकता था। जियांग हाओ ने मियाओ टिंगलियन पर दैनिक मूल्यांकन क्षमता को सक्रिय किया। मियाओ टिंगलियन, स्वर्गीय संत संप्रदाय की संतनियों में से एक, स्वर्ण कोर क्षेत्र के मध्यवर्ती चरण में अत्यंत प्रतिभाशाली। उसने अपने संप्रदाय से भागकर स्वर्गीय संत संप्रदाय द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए टूटे दिलों की चट्टान में शामिल होना चाहा। उसका टूटे दिलों की चट्टान के मूची के साथ प्रेम संबंध था। उसने उसके लिए अपने संप्रदाय से भागकर संप्रदाय छोड़ दिया। जियांग हाओ अवाक रह गया। बहुत समय पहले जब उसने मूची का आकलन किया था तब उसे मियाओ टिंगलियन के साथ उसके संबंध के कारण चिंता हुई थी कि मूची गद्दार है। जियांग हाओ ने कभी नहीं सोचा था कि सेंटनी अपने संप्रदाय से अलग होकर उन्हें धोखा देगी। जियांग हाओ को एहसास हुआ कि फिलहाल वह उसके लिए कोई खतरा नहीं है। उसने शीशी वापस उसकी ओर बढ़ा दी। प्रवेश परीक्षा कल है। मुझे खेद है कि आपको तब तक इंतजार करना पड़ेगा। पहले मुझे आपके प्रस्ताव के बारे में अपने गुरु को बताना है। कृपया मुझे क्षमा करें। जियांग हाओ जानता था कि अगर उसने गोली स्वीकार कर ली तो सारी जिम्मेदारी उसी पर होगी। कुछ भी हुआ तो उसे ही दोषी ठहराया जाएगा। अगर उसने गोली स्वीकार नहीं की तो वह इस बोझ से मुक्त हो जाएगा। झेंग शिजियू और अन्य लोगों ने लालच भरी निगाहों से गोली को देखा। मियाओ टिंगलियन ने जियांग हाओ के सुझाव से सहमति जताई। परीक्षा जारी रही। पहली परीक्षा के बाद उनके पास मियाओ टिंगलियन सहित 300 से अधिक शिष्य हो चुके थे। तकनीकी रूप से मिशन पूरा हो चुका था और वे घर वापस जा सकते थे। हालांकि वे दूसरे टेस्ट के लिए रुके रहे। मियाओ शिंग ने सभी को किताबें बांट दी। ये लोगों का आखिरी मौका था। प्रतिभा परीक्षा में असफल होने पर भी वे समझ परीक्षा में अपनी क्षमता साबित कर सकते थे। हालांकि पहली परीक्षा में असफल होने वाले लोग दूसरी परीक्षा में शायद ही सफल हो पाते थे। ठीक है, स्वर्गीय ध्वनि स्ट्रिंग पढ़ना शुरू करो, मियाओ शिंग ने कहा। जियांग हाओ की निगाहें छोटी ली और उस कमजोर लड़के पर टिकी हुई थीं। स्वर्गीय ध्वनि की तार स्वर्गीय स्वर की 100 क्रांतियों का पहला अध्याय था और इसका उपयोग किसी की प्रतिभा का परीक्षण करने के लिए किया जाता था। इसके अलावा ये पूरी तरह से आम जनता के लिए खुला था। यहाँ तक कि अन्य संप्रदाय भी कभी कभी अपने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए इसी पद्धति का उपयोग करते थे। ऐसा कहा जाता था कि इस परीक्षा का विचार संप्रदाय प्रमुख ने दिया था। ये पुस्तक विशेष रूप से जादू से बनाई गई थी। यदि किसी की समझने की क्षमता अच्छी होती तो पुस्तक और भी अधिक चमक उठती। सुविधा के लिए इसे 7 भागों में विभाजित किया गया था। कुछ ही देर बाद 2 पुरुषों और 1 महिला को इसलिए चुना गया क्योंकि उनकी किताबें सबसे ज्यादा चमक रही थीं। उनमें से एक ने तो अंतिम खंड को भी पार कर लिया। सभी ने इस पर ध्यान दिया। नन्हे ली में अभी भी कोई प्रतिभा नहीं थी। जियांग हाओ असमंजस में था। उस दुबले पतले युवक ने एक बार फिर 3 हिस्सों को रोशन कर दिया। उसका नाम लिंजी था। मुझे शायद कल लिटिल ली का मूल्यांकन करना होगा, जियांग हाओ ने सोचा। लिंजी बड़ी मुश्किल से संप्रदाय में प्रवेश कर पाया था, इसलिए उसका मूल्यांकन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि छोटा ली, जियांग हाओ को यह पुष्टि करने की आवश्यकता थी कि वह सिर्फ एक साधारण बच्ची थी या उसकी प्रतिभा छिपी हुई थी। आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं। आपने इतने कम लोगों में से 2 बेहतरीन प्रतिभाओं को खोज निकाला, मियाओ टिंगलियन ने कहा। जियांग हाओ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह सही थी। 2000 लोगों में 2 असाधारण प्रतिभाओं का मिलना दुर्लभ था। समझ परीक्षण के बाद सूची में 30 और लोगों को जोड़ा गया। अंतिम परीक्षा दृढ़ता की परीक्षा थी। अनुकूलता, समझ और दृढ़ता की परीक्षा। बहुत सुविधाजनक, मियाओ टिंगलियन ने कहा। वह स्वर्ण कोर स्तर की साधिका थी। उसे किसी भी परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं थी। यदि उसकी पृष्ठभूमि जटिल न होती तो उसे पहले ही आंतरिक संप्रदाय की शिष्या के रूप में स्वीकार कर लिया जाता। हम उन्हें कल अपने साथ ले जाएंगे, झेंग शिजियू ने कहा। आज के लिए उन्हें कहीं ठहरा दीजिए। मियाओ शिंग ने सिर हिलाया। फिर उसने जियांग हाओ की ओर देखा। वरिष्ठ भाई जियांग, क्या मैं छोटी ली को यहीं रहने दूं या उसे जाने दूं? उस छोटी बच्ची में कोई प्रतिभा नहीं थी। वह दोनों परीक्षाओं में असफल हो गई थी, इसलिए उसे एक ही कक्षा में रखने का कोई कारण नहीं था। उसे यहीं रहने दो, मैं कल फैसला करूंगा, जियांग हाओ ने कहा। उन्होंने मियाओ टिंगलियन को विदाई दी और बाकी लोगों के साथ वापस उड़ान भरी। उन दोनों प्रतिभाशाली शिष्यों को भी संप्रदाय में साथ ले जाया गया।
उनके जाने से पहले जियांग हाओ ने झाओ किंगजू और लिन एमो को लिन जी को अलविदा कहते हुए देखा। लिन जी ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की और अपने दोस्तों के लिए खुश होने का दिखावा किया। सभी को स्पष्ट दिख रहा था कि इन दोनों प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में असीमित क्षमता और उज्ज्वल भविष्य था। वहीं वह बड़ी मुश्किल से ही प्रवेश पा सका। जियांग हाओ को उम्मीद थी कि लिन जी इस संप्रदाय में जीवित रह पाएगा। उसे उस राक्षसी संप्रदाय में जीने का कोई न कोई तरीका ढूंढना ही होगा जहां ताकतवर लोग कमजोरों को सताते हैं। जियांग हाओ का दिल तब दुख से भर गया जब उसे एहसास हुआ कि लिन जी शायद समय के साथ उन दोनों दोस्तों से दूरी बनाए रखेगा। उसने आशा जताई कि लड़का इसे सहन कर पाएगा। वरिष्ठों, हमें किस शाखा में प्रवेश मिलेगा? लिन मो ने रास्ते में पूछा। हमें अभी पता नहीं है, झेंग शिजियू ने विनम्रता से कहा। लेकिन आपकी प्रतिभा के कारण आप जहां भी जाएंगे आपका सम्मान होगा। क्या भविष्य में हम भी तुम्हारी तरह उड़ पाएंगे? क्या हम भी तुम्हारी तरह मजबूत बन पाएंगे? लिन मो ने पूछा। शिन युयुए खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम हम सबसे ज्यादा ताकतवर बनोगी। जियांग हाओ ने कुछ नहीं कहा। इतनी उच्च स्तर की प्रतिभा होना वाकई सराहनीय था। हालांकि औसत होना भी बुरा नहीं था। हमारा दोस्त, क्या वह भी हमारे साथ शामिल हो सकता है? झाओ किंगक्सू ने पूछा। वो नहीं कर सकता, यू ने धीरे से कहा। लिन जी, है ना? मैंने उसे काफी समय तक देखा है, लेकिन उसकी प्रतिभा और समझ सीमित है। तुम दोनों और उसके बीच का अंतर असहनीय है। लेकिन मुझे लगता है कि तुम ये बात जानती ही हो। आखिर तुम दोस्त हो। कुछ देर बाद वे कानून प्रवर्तन भवन के प्रवेश द्वार पर उतरे। संबंधित शाखाओं के सभी प्रमुखों को बुलाया गया था। उन्होंने संक्षेप में दोनों बच्चों की प्रतिभा के स्तर के बारे में बताया। ऐसा प्रतीत हुआ कि हर गुरु उन्हें अपनी अपनी शाखा में शामिल करना चाहता था। जियांग हाओ ने अपने गुरु को बताया कि उसे कुछ और बातें बतानी हैं। कुबू चांग ने उसे बाद में अपने निवास पर आने के लिए कहा। जियांग हाओ को राहत मिली। उसे मियाओ टिंगलियन की समस्या को जल्द से जल्द हल करना था। जियांग हाओ के पास कुछ खाली समय था, इसलिए वह स्पिरिट हर्ब गार्डन की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह बगीचे में दाखिल हुई, उसने आत्मारूपी जानवर को चेंग चाओ से बात करते हुए सुना। अमीर परिवारों की 16 साल की बेटियां सबसे अच्छी होती हैं। वे मुझे ताजी गाजर देती हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। चेंग चाओ हैरान दिख रही थी। आत्मारूपी जानवर ने बगीचे के द्वार पर जियांग हाओ को देखा। मालिक, आप वापस आ गए। मैं अभी गाजर खाने ही वाला था। क्या आप भी थोड़ी लेना चाहेंगे? वरिष्ठ भाई जियांग, नमस्कार। चेंग चाओ ने झुककर अभिवादन किया। जियांग हाओ ने उसकी ओर देखा। क्या तुम्हारी साधना में कोई समस्या है? थोड़ा सा, चेंग चाओ ने कहा। समाधान पूछने में उसे शर्म आ रही थी, लेकिन फिर भी उसने पूछ ही लिया। उसने अपनी साधना के बारे में कई सवाल पूछे और जियांग हाओ ने उसके सवालों के जवाब दिए। तुम अब आगे बढ़ने वाले हो। किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए कुछ दिनों तक अपनी साधना को और निखारना सबसे अच्छा रहेगा, जियांग हाओ ने कहा। चेंग चाओ ने सिर हिलाया। धन्यवाद, सीनियर ब्रदर जियांग। चेंग चाओ काफी समय से जीवन रक्त शोधन क्षेत्र के 8वें चरण में था। वह अंततः 9वें चरण में प्रवेश करने वाला था। यदि वह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे में उन्नति कर लेता है, तो उसे आंतरिक संप्रदाय के शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाएगा। इसके बाद भी चेंग चाओ स्पिरिट हर्ब गार्डन में ही रहना चाहता था। उसकी प्रतिभा औसत दर्जे की ही थी। उसे लगता था कि जियांग हाओ के साथ यहां रहना कहीं और रहने से ज्यादा सुरक्षित होगा। जियांग हाओ ने अभी अभी जड़ी बूटियों की देखभाल पूरी की ही थी कि जो चान अपने हाथों में एक डिब्बा लेकर उसके पास पहुंची। उसने उसे बताया कि एल्डर बैजी ने उसे यह बक्सा उसे देने के लिए यहां भेजा था। जियांग, मैं स्वीकार करता हूं। उसने पारदर्शी डिब्बे को देखा और जान गया कि अंदर रखी वस्तु उसके कवच का ही एक हिस्सा है। ये पिछले 6 महीनों से दिव्य सुगंध दाओ फूल की देखभाल करने का इनाम था। लगता तो कलाई की सुरक्षा के लिए गार्ड है। मुझे पहले इसकी कीमत का पता लगाना होगा। उसने फिलहाल इस बात को एक तरफ रख दिया और अपने मालिक के घर की ओर चल पड़ा। अंदर आ जाओ, उसके मालिक ने द्वार पर दस्तक देते हुए कहा। गुरुजी, प्रणाम। जियांग हाओ ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। कुबू चांग का मूड खराब लग रहा था। जियांग हाओ ने चारों ओर देखा और महसूस किया कि असाधारण प्रतिभा वाले लड़के और लड़की वहां नहीं थे। शायद दूसरी शाखा उन्हें अपने साथ ले गई हो। आपने कहा था कि आप मुझसे किसी बात पर चर्चा करना चाहते हैं, कुबू चांग ने कहा। यह एक नए शिष्य के बारे में है। जियांग हाओ ने उसे मियाओ टिंगलियन के बारे में सब कुछ बताया। उसने क्लिफ मास्टर के फैसले का इंतजार किया। कुबू चांग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, उसे स्वीकार करो। ठीक है। चूंकि उसके गुरु ने मियाओ टिंगलियन को मंजूरी दे दी थी, इसलिए जियांग हाओ के पास अब केवल 2 ही पद बचे थे। अगली सुबह जियांग हाओ अन्य 4 भर्तीकर्ताओं से मिला और फिर से खाई को पार कर गया। क्या किसी को पता है कि किस शाखा ने उन दोनों बच्चों को लिया है? झेंग शिजियू ने पूछा। हम उनमें से किसी को भी नहीं पकड़ पाए, फैंग बैफेई ने तिरस्कारपूर्वक कहा। हम भी, यू ने कहा। मुझे बस इतना पता है कि झाओ किंगक्सू व्हाइट मून लेक में शामिल हो गई है, शिन युयुए ने कहा। लिनेमो के बारे में मुझे नहीं पता। बाकी लोगों ने जियांग हाओ को सवालिया निगाहों से देखा। उसने अपना सिर हिलाया। मैंने भी कुछ नहीं सुना, झेंग शिजियू ने कहा। यह भी संभव है कि कानून प्रवर्तन विभाग उनमें से किसी एक को ले ले। उन्होंने लंबे समय से शिष्यों को भर्ती नहीं किया है। कानून प्रवर्तन केंद्र में हर किसी को प्रवेश नहीं दिया जाता था।
कई शिष्य इसमें शामिल होना चाहते थे, लेकिन उन्हें हमेशा अस्वीकार कर दिया जाता था। कानून प्रवर्तन केंद्र अपने सदस्यों को प्रवेश देने के मामले में बहुत सख्त था। कानून प्रवर्तन केंद्र में हर कोई असाधारण रूप से शक्तिशाली था। कुछ देर बाद पांचों का समूह पहाड़ पर पहुंच गया। इस बार वे ज्यादा निश्चिंत थे। आधा से ज्यादा काम पहले ही हो चुका था। आज उन्हें अपनी शाखाओं के लिए केवल 3 लोगों का चयन करना था। वरिष्ठों, कल चुने गए सभी शिष्य पहले ही एकत्रित हो चुके हैं। मियाओ शिंग कुछ 100 लोगों के साथ चौक में खड़ी थी। झेंग शिजियू और अन्य लोगों ने सिर हिलाया और अपनी शाखाओं के लिए 3 लोगों को चुनने के लिए आगे बढ़े। मियाओ टिंगलियन जियांग हाओ के पास गईं। मेरे मामले में कोई अपडेट है क्या? तुम बाद में मेरे साथ क्लिफ मास्टर से मिलने आ सकते हो, जियांग हाओ ने सच्चाई से कहा। फिर वह पहाड़ के किनारे तक गया और नीचे देखा। कई लोग अभी भी पहाड़ की ढलान पर चढ़ रहे थे। भीड़ में से केवल कुछ ही लोग वहां पहुंच पाएंगे। जियांग हाओ को उन पर दया आई। शिष्य बनना कितना मुश्किल था। उनमें से कई फिसलकर गिर जाते थे। केवल कुछ ही सफल हो पाते थे। किसी ने चिल्लाया, एक आदमी फिसल गया था। जियांग हाओ ने अपनी उंगली से इशारा किया और एक अदृश्य शक्ति ने उस आदमी के गिरने की गति को धीमा कर दिया। वह व्यक्ति सुरक्षित रूप से जमीन पर उतरा और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए जियांग हाओ को प्रणाम किया। बस घर वापस जाओ, जियांग हाओ ने कहा। वह आदमी अनिच्छुक लग रहा था। वह उठा और चला गया। जियांग हाओ को नहीं पता था कि वह आदमी दोबारा पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करेगा या नहीं। शायद करे भी। क्या तुम्हारे लिए इतनी दया दिखाना खतरनाक नहीं है? आखिर तुम एक राक्षसी संप्रदाय से हो, मियाओ टिंगलियन ने कहा। जियांग हाओ ने कुछ नहीं कहा। उसने उसे प्रणाम किया और चला गया। वह कल वाली छोटी बच्ची को देखना चाहता था। जियाओ ली अब भी उसका इंतजार कर रही थी। मियाओ शिंग ने उसे बताया था कि भर्ती करने वाले अधिकारी उसके भविष्य के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाए हैं। शाओ ली को इस बात की चिंता सता रही थी। वह घर वापस नहीं जा सकती थी। असफल होने पर वह अपनी मां का सामना नहीं कर पाएगी। जब उसने जियांग हाओ को अपनी ओर आते देखा तो उसके चेहरे पर आशा भरी मुस्कान खिल उठी। जियांग हाओ ने उस पर अपना दैनिक मूल्यांकन किया। उसे आश्चर्य हुआ कि इस बार प्रतिक्रिया थोड़ी धीमी गति से आई। शाओ ली, वह ड्रैगन जाति से संबंधित है। सामान्य तरीकों से उसकी प्रतिभा का पता नहीं लगाया जा सकता। वह आकाशीय वज्रपात से घायल हो गई और एक नदी में गिर गई। उसने अपनी शक्ति और स्मृति खो दी है। एक वृद्ध दंपति ने उसे पाया और कुछ समय तक उसका पालन पोषण किया। उनके पास उसे यहाँ शिष्य के रूप में चुने जाने के लिए भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था ताकि वह जीविका कमा सके। जियांग हाओ अवाक रह गया। वह छोटी लड़की ड्रैगन जाति से संबंधित थी और उसने केवल जीविका कमाने के लिए चयन प्रक्रिया में भाग लिया था। वह उसे लियू शिंगचेन की याद दिलाती थी, जो भेष बदलकर केवल बोरियत दूर करने के लिए उस संप्रदाय में शामिल हो गया था। मेरे पीछे आओ, जियांग हाओ ने धीरे से कहा। शियाओ ली खुशी से उछल पड़ी। जियांग हाओ उसे देखकर असहाय महसूस कर रहा था। मैं उसे खाना तो दे सकता हूं, लेकिन टूटे दिलों की चट्टान के बाहर ज्यादा लोग नहीं रहते। मुझे उम्मीद है कि वह अपना पेट पाल सकेगी। ड्रैगन के रूप में उसकी पहचान के बारे में क्लिफ मास्टर ही फैसला करेंगे। जियांग हाओ लिनझी के पास गया। तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए। लिनझी जियांग हाओ को देखकर आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन चुने जाने पर उसे अच्छा लगा। उसने कृतज्ञतापूर्वक सिर हिलाया और जियांग हाओ के पीछे चल दिया। जियांग हाओ को लगा कि मियाओ टिंगलियन और दोनों बच्चों को चुनने से शायद इतना ध्यान आकर्षित नहीं होगा। झेंग शिजियू और बाकी लोग जियांग हाओ के इस चुनाव से हैरान थे। उसने 2 सबसे निकम्मे लोगों को चुना था। एक में औसत दर्जे की प्रतिभा थी, जबकि दूसरे में बिल्कुल भी नहीं। हालांकि जियांग हाओ को मियाओ टिंगलियन मिल गई थी, इसलिए उन्हें लगा कि सब कुछ संतुलित हो गया है। शिन युयुए को भी यह अजीब लगा। जियांग हाओ हमेशा गुमनाम रहता था, लेकिन उसने देखा था कि वह क्या कर सकता है। शिन युयुए और झेंग शिजियू जियांग हाओ से थोड़ा डरती थी। फैंग बैफेई ने जियांग हाओ को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा। मियाओ टिंगलियन ने साफ कर दिया था कि वह क्लिफ ऑफ ब्रोकन हार्ट्स में शामिल होना चाहती है। उसे कोई रोक नहीं सकता था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। हालांकि शाखा में औसत दर्जे के उम्मीदवारों को लेने से ऐसा लगेगा कि भर्तीकर्ता अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। यूएयू ने शियाओली को घूर कर देखा। अगर उसमें जरा भी प्रतिभा होती तो यूएयू उसे फ्लोइंग वाटरफॉल शाखा में सहर्ष स्वीकार कर लेती। दुर्भाग्यवश शियाओली में जरा भी प्रतिभा नहीं थी। लगभग समय हो गया है, झेंग शिजियू ने कहा। जियांग हाओ ने पहाड़ के किनारे से नीचे देखा। कुछ लोगों ने अभी तक अपनी चढ़ाई पूरी नहीं की थी। अभी भी उनमें से कुछ बचे हैं। अंत में 26 लोग पहाड़ पर चढ़ने में सफल रहे। आखिरी क्षण में एक युवक ने संघर्ष किया। उसके हाथ खून से लथपथ थे और उसका आधा शरीर ही ऊपर चढ़ने में कामयाब हो पाया था। ठीक है, समय समाप्त, मियाओ शिंग ने कहा। जो लोग पूरी तरह ऊपर तक नहीं चढ़ पाए, वे जा सकते हैं। वह आदमी बेहद जर्जर और खून से लथपथ दिख रहा था। उसका चेहरा उतर गया था और वह लगातार रो रहा था। कुछ शिष्यों को उस पर बहुत दया आई। जियांग हाओ को भी उस पर दया आई। हालांकि किसी दैत्य संप्रदाय में शामिल होने के लिए शरीर और मन से मजबूत होना जरूरी था, अन्यथा उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता। दैत्य संप्रदायों में प्रतिस्पर्धा बहुत क्रूर और निर्मम होती थी। जियांग हाओ हिचकिचाया। तभी यूयू उस आदमी के पास आई। क्या आपका परिवार है? उसने पूछा। वह उसके दृढ़ संकल्प से प्रभावित थी।
रास्ते में घायल होने के बावजूद वह शिखर तक पहुंचने में कामयाब रहा था। अगर संभव हो तो वह उसे बहते झरने तक वापस ले जाएगी। हाँ, युवक ने कहा। क्या आप वाकई इस संप्रदाय में शामिल होना चाहते हैं? जियांग हाओ ने पूछा। जी, युए ने जमीन पर पैर पटका और वह आदमी पहाड़ की चोटी पर उड़ गया। मेरे पीछे आओ, अगर तुम मेरे साथ चल पाओगे तो मैं तुम्हें बहते झरने में शामिल होने दूंगा, अगर नहीं तो मैं किसी को भेजकर तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। जियांग हाओ हैरान रह गया। यू उतनी सरल नहीं थी जितना उसने सोचा था। उसने पहाड़ पर आधे रास्ते तक पहुंच चुके बाकी लोगों की ओर देखा। बाकी सब वापस नीचे ले जाओ, जियांग हाओ ने कहा। मियाओ जिंग ने सिर हिलाया। जियांग हाओ ने अपने थैले में हाथ डालकर मियाओ शिंग को एक आध्यात्मिक तलवार दी। लो, इसे ले लो, इतनी मदद करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, सीनियर ब्रदर जियांग। आत्मा की तलवारें सस्ती थीं, लेकिन फिर भी उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता था। मियाओ शिंग ने तलवार को एक तरफ रख दिया और उसकी ओर मुस्कुराए। उसके बाद जियांग हाओ बाकी लोगों के पीछे पीछे चल पड़ा। वे संप्रदाय के बाहरी द्वार की ओर बढ़े। वहां पहुंचने में उन्हें लगभग आधा दिन लग गया। ये प्रक्रिया का एक हिस्सा था। इस यात्रा से आध्यात्मिक ऊर्जा का पोषण होता था। इस अनिवार्य यात्रा को पूरा करने के बाद नए शिष्यों को स्वर्गीय नोट मैनुअल के 100 चक्कर दिए जाते थे। हेवनली नोट्स एक्ट सचमुच बहुत उदार है, मियाओ टिंगलियन ने आह भरी। वह इस मार्ग के बारे में जानती थी, लेकिन आज उसने इसे अपनी आंखों से देखा था। शाम को जियांग हाओ और अन्य लोग बाहरी द्वार पर पहुंचे। मिंग शियाओ यहां से बाकी लोगों की देखभाल करेगा, जबकि जियांग हाओ का समूह चुने हुए शिष्यों को अपने साथ वापस अपनी शाखाओं में ले जाएगा। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था और जियांग हाओ इससे खुश था। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि मियाओ टिंगलियन को टूटे दिलों की चट्टान पर ले जाने से मूची को कहीं कोई आपत्ति न हो जाए। मू क्यूई और मियाओ टिंगलियन एक समय साथ थे, लेकिन जियांग हाओ को उनके रिश्ते की मौजूदा स्थिति के बारे में पता नहीं था। कृपया मेरे पीछे आइए, जियांग हाओ ने अपने बगल में खड़े 3 लोगों से कहा। शाओ ली ने सिर हिलाया और बिना शिकायत किए उसके पीछे पीछे चल दी। हालांकि उसके कदम थोड़े लड़खड़ा रहे थे। जियांग हाओ समझ गया कि वह भूखी और थकी हुई है। लिन जी ने आशंका से अपना सिर नीचे कर लिया। मियाओ टिंगलियन भी थोड़ी घबराई हुई थी। वह एक ऐसे व्यक्ति से मिलने वाली थी जो उसके जीवन और मृत्यु का फैसला करेगा। अगर वह सावधान नहीं रही तो उसकी जान जा सकती थी, या इससे भी बुरा हो सकता था। जियांग हाओ के जाने से पहले उसने यू की ओर मुड़कर देखा। दृढ़ निश्चयी युवक बिना किसी विरोध के उसके पीछे पीछे चल रहा था। आज से इन नए शिष्यों का भाग्य अलग होगा। उनमें से कुछ ऊंचाइयों को छू सकते हैं, जबकि अन्य कुचले जा सकते हैं और पीछे छूट सकते हैं। जियांग हाओ उन तीनों को टूटे दिलों की चट्टान तक ले गया। वह अपने गुरु के निवास की ओर चल पड़ा। जियांग हाओ ने अपने गुरु को सब कुछ विस्तार से बताया। कुबू चांग ने लिंजी और शियाओली पर एक नजर डाली और उन्हें अनदेखा कर दिया। जियांग हाओ यह नहीं बता सका कि उसके गुरु नए रंगरूटों के आने से निराश थे या खुश। उन दोनों को अपने साथ ले जाओ, उन्हें शांत होने में मदद करो, कुबू चांग ने कहा। जियांग हाओ ने सिर हिलाया और दोनों बच्चों को बाहर ले गया। मियाओ टिंगलियन वहीं रुक गई। जैसे ही जियांग हाओ आंगन में बाहर निकला, उसने देखा कि मू क्यूई वहां चिंतित चेहरे के साथ खड़ी है। जब मूची ने जियांग हाओ को गुरु के घर से बाहर आते देखा तो वह उसके पास गया। जूनियर ब्रदर जियांग, क्या आपका मिशन पूरा हो गया? क्या ये नए शिष्य हैं? हाँ, मैं उन्हें आसपास घुमाऊंगी और उन्हें व्यवस्थित होने में मदद करूंगी। मूची ने सिर हिलाया। क्या वे सिर्फ 2 ही हैं? जियांग हाओ जानता था कि मूची मियाओ टिंगलियन के बारे में पूछना चाहता है। एक और भी है, उसका नाम मियाओ टिंगलियन है। उसने कहा कि उसने अपने संप्रदाय से बगावत कर ली है और हमारे संप्रदाय में शामिल होने के लिए आत्मसमर्पण करने आई है। यह मामला मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसलिए मैं उसे अपने गुरु से मिलवाने के लिए साथ लाया हूं। म्यू क्यूई ने सिर हिलाया। जियांग हाओ जियोली और लिन जेड के साथ वहां से चले गए। उसे यकीन नहीं था कि मियाओ टिंगलियन को साथ लाने के लिए मूची उसे दोषी ठहराएगी या नहीं, लेकिन यह उसके बस में नहीं था। जियांग हाओ के पास कोई विकल्प भी नहीं था। इसके अलावा वह भगोड़ा गोल्डन कोर दायरे का था। जियांग हाओ को उसकी सूचना देनी पड़ी। फिर भी जियांग हाओ भावनाओं को अच्छी तरह जानता था। मन में बैर रखना तो बैर रखना ही होता है। जब लोग भावुक होते हैं तो वे दूसरों के दृष्टिकोण पर विचार नहीं करते। जियांग हाओ बच्चों को टूटे दिलों की चट्टान पर बने सभा स्थल पर ले गया। यहां से उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया जाएगा। इस संप्रदाय में कम प्रोफाइल बनाए रखना महत्वपूर्ण है। कम बोलो और अपना काम करो। लोगों को नाराज करने से बचो, जियांग हाओ ने उन्हें छोड़कर जाने से पहले कहा। दोनों बच्चों ने सिर हिलाया। देर रात जियांग हाओ अपने घर लौटा। मिशन सफल रहा। कल से वह अपनी दिनचर्या पर लौट सकेगा। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी साधना जारी रखी। जियांग हाओ अब भी इस बात से हैरान था कि लोग किसी दैवीय संप्रदाय में शामिल होने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। हालांकि वे सभी अपनी अपनी परिस्थितियों से विवश थे, फिर भी जियांग हाओ को उन पर दया आ रही थी। अगले दिन खिड़की से सूरज की रोशनी छनकर अंदर आई। जियांग हाओ अपनी बालकनी में बाहर निकला और गहरी सांस ली। दिन बहुत खूबसूरत था। जब उसने दिव्य सुगंध वाले दाव फूल की ओर देखा तो उसने पाया कि उसके आंगन में एक और व्यक्ति खड़ा है। उसने लाल रंग के कपड़े पहने थे। उसके लंबे बाल हल्की हवा में लहरा रहे थे। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और सीधे जियांग हाओ की ओर देखा।
सुबह का समय था, हल्की हवा से उसके बाल लहरा रहे थे। होंग यूए बालकनी की ओर देख रही थी। जियांग हाओ ने अपनी बालकनी से नीचे देखा। ऐसा लगा मानो वह किसी खूबसूरत पेंटिंग को देख रहा हो। उसका दिल फिर से बेचैन हो गया। उसने समय रहते खुद को संभाल लिया। वह थोड़ा निराश था क्योंकि उसने आधा साल अपने मन को शांत करने और अधिक स्थिर होने की कोशिश में बिताया था। हालांकि जैसे ही वह आए, उसका दिल उथल पुथल में डूब गया। क्या तुम मुझे भूल गए हो? होंग यूए ने पूछा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। जियांग हाओ दौड़कर आंगन में आ गया। मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मैं आपको यहाँ देखकर बहुत हैरान हो गया था, सीनियर। कृपया मुझे क्षमा करें। होंग यूए की लंबी लाल पोशाक उसके पीछे लहरा रही थी। इस बार उसकी पतली कमर पर बैल थी। वह सुंदर और राजसी लग रही थी और जियांग हाओ को यह बात अच्छी तरह पता थी कि वह बेहद शक्तिशाली है। केवल दिव्य सुगंध दाव फूल ही उसे यहाँ आकर्षित कर सकता था। पिछले 6 महीनों से तुम क्या कर रहे थे? होंग यूए ने पूछा। वह फूल के पास खड़ी थी। आत्मा रूपी जानवर आड़ू के पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा था। वह चोटिल और सूजा हुआ लग रहा था। अपने फूल का ख्याल रखना, जियांग हाओ ने कहा। क्या ऐसा है? होंग यूए ने जियांग हाओ की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी। उसने दिव्य सुगंध वाले दाव फूल को देखा। फूल अच्छे से खिल गया है। इसकी सुगंध भी बहुत अच्छी है। मुझे ये पसंद है। ये सुनकर जियांग हाओ को राहत मिली, लेकिन साथ ही वह चिंतित भी था। क्या वह फूल चुराने आई थी? अगर ऐसा हुआ तो उसका विनाश निश्चित हो जाएगा। वरिष्ठ, मुझे खुशी है कि आप ऐसा महसूस करते हैं। होंग यूए अमर आड़ू के पेड़ की ओर चली। पेड़ इतनी तेजी से बढ़ा था कि वह उससे भी लंबा हो गया था। इस साल इसमें फल लग सकते हैं, जियांग हाओ ने कहा। फल खट्टे होंगे या मीठे? होंग यूए ने पूछा। मुझे लगता है यह अच्छा है, जियांग हाओ ने कहा। होंग यूए ने उसकी ओर मुड़कर देखा। अगर बात बिगड़ी तो मैं मान लूंगी कि तुमने मुझसे झूठ बोला है। जियांग हाओ अवाक रह गया। उसे ऐसा लग रहा था कि चाहे वह कितना भी सावधान क्यों न रहे, उसके शब्द हमेशा उसे मुसीबत में डाल देते हैं। बेहोश आत्मा रूपी जानवर देखने में भद्दा लग रहा था। उसने उसे उठाया और आंगन में उसके कंबल पर रख दिया। होंग यूए एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गई। उसने जियांग हाओ से चाय लाने को कहा। उसने एक ब्लूप्रिंट निकाला। आसपास की सरणी संरचना को उन्नत करें ताकि वातावरण में परिवर्तन न हो और फूल की वृद्धि प्रभावित न हो। ये ब्लूप्रिंट है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। मैंने हाल ही में अपग्रेड की तैयारी के लिए पर्याप्त स्पिरिट स्टोन जमा कर लिए हैं। जियांग हाओ चाय लेकर आया। उन्होंने कभी उस जगह को अपग्रेड करने के बारे में सोचा भी नहीं था। योजना और सामग्री दोनों ही बहुत महंगी थी। मुझे तुम्हारे पास कोई शक्तिशाली जादुई खजाना या नई तकनीकें नजर नहीं आ रही हैं। तुम्हारे सारे स्पिरिट स्टोन कहाँ गए? होंग यूए ने चाय की चुस्की लेते हुए पूछा। जियांग हाओ यह सवाल सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसके स्पिरिट स्टोन कैसे खत्म हो गए थे। होंग यूए चुपचाप अपनी चाय की चुस्की ले रही थी। जियांग हाओ बीच बीच में उसकी तरफ देख रहा था। वह भौहें चढ़ाए बैठी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह किसी और बात के बारे में सोच रही है या चाय का स्वाद खराब है। जियांग हाओ ने हाल ही में जो चाय खरीदी थी, वह इतनी महंगी थी कि उसने खुद चखने के लिए एक कप भी नहीं बनाया था। मैं कुछ दिनों में पास के एक कस्बे की यात्रा करना चाहता हूँ। तैयार रहना। जियांग हाओ चौंक गया। वरिष्ठ, मैं? क्या? होंग यूए ने पूछा। उसकी राजसी आभा में एक उभार आया। क्या आप व्यस्त हैं? जियांग हाओ को उस शक्तिशाली आभा से घुटन महसूस हुई। बिल्कुल नहीं, आपके साथ यात्रा करना मेरे लिए सम्मान की बात होगी, सीनियर। मुझे लगता है कि अब भी झूठ से भरे हुए हैं। होंग यूए उठा और अपने घर की ओर चल पड़ा। जियांग हाओ ने राहत की सांस ली और उसके पीछे पीछे चल दिया। उसने सोचा था कि वह सिर्फ उसके बैठक कक्ष में इधर उधर देखेगी। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह ऊपर की ओर जा रही होगी। तुम्हारा छोटा घर ज्यादा मजबूत लगता है, होंग यूए ने कहा। मैंने इसकी एक बार मरम्मत की थी, जियांग हाओ ने कहा। नहीं तो ये ढह जाता। उन्होंने पहले भी घर का मूल्यांकन किया था और यह जान लिया था कि इसे और मजबूत बनाने के लिए क्या क्या करना होगा। यह आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने इसकी मरम्मत ठीक से कर दी थी। होंग यूए बालकनी तक गई। वह बालकनी पर खड़ी होकर चुपचाप आंगन को देखती रही। कुछ देर बाद वह कुछ कदम पीछे हटी और जियांग हाओ की ओर मुड़ी। मेरी ओर मुड़ो। ऐसे? जियांग हाओ ने उसके सामने खड़े होकर पूछा। उसे अजीब लगा, लेकिन वह उसे मना करने की हिम्मत नहीं कर सका। होंग यूए ने सिर हिलाया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने अपनी हथेली जियांग हाओ की छाती पर रखी। जियांग हाओ इस हाव भाव से चौंक गया। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसने महसूस किया कि होंग यूए ने उसे धीरे से धक्का दिया। वह लड़खड़ाकर पीछे की ओर गिर गया। जियांग हाओ ने किसी चीज को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह चूक गया और बालकनी से नीचे गिर गया। वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसे थोड़ी चोट लगी। चूंकि वह गोल्डन कोर दायरे के अंतिम चरण में था, इसलिए इस तरह के गिरने से उसे ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता था। वह उठा और असमंजस में बालकनी की ओर देखने लगा। वह ऐसा क्यों करेगी? उस पल जियांग हाओ की निगाहें उससे हट ही नहीं रही थीं। हवा से उसके बाल लहरा रहे थे। हवा में उसकी पोशाक फड़फड़ा रही थी। वह बालकनी पर रेलिंग पर हाथ रखकर खड़ी थी। उसने शांत भाव से उसकी ओर देखा। उनकी निगाहें मिलीं। जियांग हाओ का बेचैन दिल शांत हो गया।
जियांग हाओ सोच रहा था कि क्या वह उसे यह याद दिला रही थी कि केवल वही उसे नीचा दिखा सकती है और उसने भी ऐसा करके किसी तरह उसका अपमान किया था। बस याद रखना कि जिस दिन मैं तुम्हें ढूंढने आऊं उस दिन तुम यात्रा के लिए खाली रहना। होंग यूए ने उसे घूर कर देखा, नहीं तो इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। फिर वह हवा में गायब हो गई। उसके गायब होते ही जियांग हाओ ने आत्मारूपी जानवर के विलाप की आवाज सुनी। दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। उस जानवर ने अपना चेहरा ढक लिया और चिल्लाया। जियांग हाओ को समझ नहीं आ रहा था कि राक्षसी को जब भी वह आती थी तो उस बेचारे जानवर को पीटने की क्या जरूरत थी। मुझे नहीं पता कि वह मुझे अपने साथ क्यों ले जाना चाहती है। जियांग हाओ को कोई कारण समझ नहीं आया। इसके अलावा उसका नाम अभी भी कानून प्रवर्तन कार्यालय की सूची में था। उसे लियू शिंगचेन से पूछना होगा कि क्या वह पास के किसी कस्बे में जा सकता है। होंग यूए के आसपास होने से कोई खतरा नहीं था, लेकिन उसे डर था कि कहीं लोगों को उसके अस्तित्व का पता न चल जाए। जियांग हाओ ने आह भरी और ब्लूप्रिंट को एक तरफ रख दिया। वह स्पिरिट हर्ब गार्डन की ओर जाने की तैयारी करने लगा। जैसे ही वह आंगन से बाहर निकला, एक ताबीज उसकी ओर उड़कर आया। यह एक संचार ताबीज था। जियांग हाओ ने इसकी जांच की। ये क्लिफ मास्टर से था। उसने भौहें चढ़ाईं। संदेश में लिखा था कि जुबान युवान ताई उससे मिलना चाहता है और उसने जियांग हाओ को जेल में उससे मिलने के लिए कहा है। वह मुझसे क्यों मिलना चाहता है? आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जियांग हाओ को कोई कारण समझ नहीं आया। उसने आह भरी और पता लगाने का फैसला किया। यकीनन कुछ अच्छा नहीं होगा। वह कुछ बुलबुले इकट्ठा करने के लिए स्पिरिट हर्ब गार्डन गया। वह अपने दिए गए रिस्ट गार्ड का अध्ययन करना चाहता था, लेकिन उसने जुबान युवान ताई से मिलने के बाद तक इसे टालने का फैसला किया। सुप्रभात छोटे भाई जियांग। मियाओ टिंगलियन ने स्पिरिट हर्ब गार्डन के सामने जियांग हाओ का अभिवादन किया। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। जियांग हाओ ने उसका अभिवादन करने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने भौहें सिकोड़ी। मियाओ टिंगलियन ने यह बात नोटिस की। मैं गोल्डन कोर दायरे के मध्य चरण में हूं। कृपया यह मत कहिए कि आप चाहते हैं कि मैं आपको सीनियर ब्रदर जियांग कहकर संबोधित करूं। वह मुस्कुराए। वैसे भी मुझे लगता है कि आप अपनी प्रतिभा को राक्षसी संप्रदाय में बर्बाद कर रहे हैं, जूनियर ब्रदर जियांग। जियांग हाओ ने अपना सिर झुका लिया और कुछ नहीं बोला। उसने महसूस किया कि मियाओ टिंगलियन की साधना चरम पर नहीं थी। वह सीमित थी। वह केवल आधारभूत स्तर तक ही अपनी साधना का उपयोग कर सकती थी। वह उससे आगे अपनी साधना का उपयोग नहीं कर सकती थी। तभी मूची आ गई। छोटे भाई जियांग, कृपया उसकी बातों पर ध्यान न दें। गुरु कुबू चांग ने उसे कम से कम 1 साल तक निगरानी में रखने का निर्देश दिया है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक उसे छोटी बहन या बड़ी बहन कहकर बुलाने की बात है, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आपको उसकी बात सुनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जियांग हाओ ने सिर हिलाया। वह कोई झगड़ा शुरू नहीं करना चाहता था। वैसे भी उसे वरिष्ठ बहन मियाओ कहकर संबोधित करने में कोई आपत्ति नहीं थी। मूची मियाओ टिंगलियन को नए परिवेश से परिचित कराने में मदद कर रही थी। जियांग हाओ ने हल्के से महसूस किया कि मूची ज्यादा करीब नहीं आना चाहती थी। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं, मूची ने मियाओ टिंगलियन से कहा। कोई झगड़ा शुरू मत करना। मैं किस तरह की परेशानी खड़ी कर रहा हूं? किसी बच्चे को चिढ़ाना तो परेशानी खड़ी करना नहीं होता है ना? मुझे बस इतना लगता है कि छोटा भाई जियांग एक अच्छा इंसान है। क्या तुम कुछ ज्यादा ही दखलंदाजी नहीं कर रहे हो? बस उससे दूर रहो। जिन लोगों को उससे दुश्मनी थी वे सब मर चुके हैं। उनके जाते समय जियांग हाओ ने उनकी बातचीत सुन ली। उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था और वे लोग बहुत शांत थे। हालांकि उस अनाम ग्रंथ से प्राप्त ज्ञान ने उसे अपने आसपास की ध्वनि और ऊर्जा के उतार चढ़ाव के प्रति थोड़ा संवेदनशील बना दिया था। सुनी सुनाई बातों से कम उसे यह एहसास तो हो गया कि भले ही उसके खिलाफ कोई सबूत न हो, फिर भी लोग उस पर शक करते हैं। अगर एक और मौत होती है तो उस पर शक होना तय है। वह बहुत लापरवाह था। 6 महीने अकेले रहने से भी उसका नाम साफ नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कि वे मुझ में कुछ कमी समझते हैं या मैं किसी और के लिए काम कर रहा हूं। जो लोग खुलेआम उसका मजाक उड़ाते थे, वे उन लोगों की तुलना में कहीं कम खतरनाक थे जो पर्दे के पीछे रहकर उससे सावधान रहते थे। बाई ये इसी दूसरी श्रेणी में आता था। बाई ये ने कभी उससे संपर्क नहीं किया था। उसने उसके पीछे किसी को भी नहीं भेजा था। हालांकि उसने चुपचाप स्पिरिट हर्ब गार्डन में कुछ जड़ी बूटियां लगाई थीं और उसकी साधना को सील कर दिया था। वह वाकई भयानक था। जियांग हाओ ने आह भरी और दिन भर के बुलबुले इकट्ठा करने के लिए बगीचे के अंदर चला गया। फिर वह अराजक टावर की ओर चल पड़ा। शुवान युवान ताई को अराजक टावर के पास कैद किया गया था। अराजक टावर के पास एक ऐसा क्षेत्र था जहां किसी भी प्रकार की शक्ति का उपयोग प्रतिबंधित था। उस स्थान पर विशेष कोठरियां बनी हुई थीं। कैदियों को अराजक टावर में प्रवेश करने से पहले तैयार करने के लिए वहां रखा जाता था। टावर। जियांग हाओ प्रवेश द्वार पर पहुंचा। टूटे दिलों की चट्टान वाला जियांग हाओ। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जियांग हाओ के शब्दों को दोहराया। हाँ, जियांग हाओ ने सिर हिलाया। मेरे साथ आइए, उस आदमी ने कहा। उसका नाम गुओ फैंग था। आपको अंदर थोड़ी असहजता महसूस हो सकती है। घबराए मत। जियांग हाओ ने सिर हिलाया और उस आदमी के साथ साथ चलने लगा। इतना अंधेरा था कि उसे ये भी नहीं दिख रहा था कि वह कहाँ जा रहा है। उसे बस इतना पता था कि वह ढलान पर चल रहा है।
कुछ देर बाद उसे चारों ओर से एक अजीब सा दबाव महसूस होने लगा जो उसे जकड़ रहा था। जियांग हाओ हैरान था, लेकिन उसने इसे जाहिर नहीं किया। यह अराजक क्षमता है, गो फैंग ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा। कैदियों को अराजक टावर में ले जाने से पहले हर दिन इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से आत्मा का सार सूख जाता है और साधना का स्तर पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। गो फैंग कांप उठा। ऐसा लगा जैसे उसने ये सब अपनी आंखों से देखा हो। शिष्यों के लिए यह बात बिल्कुल उलट है। इस स्थान पर इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा है कि आप इसका उपयोग करके तेजी से उन्नति भी कर सकते हैं। दुर्भाग्य से हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। जियांग हाओ को हान मिंग द्वारा दिया गया एक जेड का टोकन याद आया। उस टोकन से उसे किसी न किसी तरह मदद मिली थी। अगर उसे जल्दी तरक्की करनी थी तो वह शायद इसे आजमा सकता था। हम यहाँ हैं, आप अंदर जा सकते हैं, गो फैंग ने एक रोशन कोठरी के सामने रुकते हुए कहा। उसने जियांग हाओ को एक जेड टोकन दिया जिससे उसे आगे जाने की अनुमति मिल गई। जियांग हाओ ने गार्ड को धन्यवाद दिया और अपने सामने के पत्थर के दरवाजे की ओर देखा। यह उस तरह की कोठरी थी जहां उच्च स्तरीय अपराधियों को बंद किया जाता था। एक जोरदार धमाका हुआ और पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। गो फैंग ने उसे इशारा किया और जियांग हाओ अंदर चला गया। फिर उसके पीछे पत्थर का दरवाजा बंद होने लगा। जियांग हाओ सोच रहा था कि जरूरत पड़ने पर क्या वह पत्थर का दरवाजा तोड़ सकता है। उसकी आदिम दिव्य तलवार के साथ यह कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। जियांग हाओ ने कोशिका का अवलोकन किया। ये कोठरी एक सामान्य चार दीवारी वाली जगह नहीं थी। यह एक पथरीली चट्टान थी। सामने का रास्ता बेलनाकार चबूतरे की ओर जाता था। बेलनाकार चबूतरे की सतह के चारों ओर चार खंभे थे। इन खंभों से लटकती जंजीरों को कैदी के अंगों के चारों ओर बांधा गया था। जियांग हाओ को हर जगह जादुई घेरे दिखाई दे रहे थे। ऐसी जगह से भागना नामुमकिन था। आखिरकार तुम आ ही गए। जुबान युवान ताई जमीन पर बैठा था। उसने जियांग हाओ की तरफ देखा। उन्होंने दाववादी वस्त्र पहन रखे थे। वे थके हुए और अस्त व्यस्त दिख रहे थे, लेकिन उनकी आभा अब भी आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली थी। वह वहां बेफिक्र होकर बैठा था। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपने मुझे यहां आने के लिए क्यों कहा? जियांग हाओ ने विनम्रता से पूछा। हालांकि जुबान युवान ताई एक कैदी और संप्रदाय का दुश्मन था, फिर भी उसे कम नहीं आंका जा सकता था। ऐसा लगता है कि मुझे पकड़ने में मदद करने के कारण तुम संप्रदाय में प्रसिद्ध हो गए हो, जुबान युवान ताई ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मैं ऐसा करने में सक्षम नहीं हूं, जियांग हाओ ने कहा। आपको सीनियर ब्रदर मैनलोंग ने पकड़ा था। जुबान युवान ताई के अगले शब्दों ने उसे चौंका दिया। क्या तुम ब्लैक हेवन संप्रदाय में शामिल होना चाहते हो? जियांग हाओ हैरान रह गया। जुबान युवान ताई ने यह बात इतनी सहजता से कही मानो वह उससे पूछ रहा हो कि क्या वह किराने का सामान खरीदने जाना चाहता है। इतना हैरान मत दिख, मुझे बस तुम में दिलचस्पी है। ब्लैक हेवन संप्रदाय के लोग जल्द ही यहाँ आने वाले हैं। तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। अगर तुम ब्लैक हेवन संप्रदाय में शामिल होने के लिए राजी हो जाते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर वे तुम्हें पकड़ भी लेते हैं तो भी मैं तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता हूँ। जुबान युवान ताई ने जियांग हाओ को ऐसे देखा जैसे वह किसी बात पर बहुत खुश हो रहा हो। तुम्हें अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है। मेरा निमंत्रण अभी भी मान्य है। पकड़े जाने के बाद भी तुम जवाब दे सकते हो। जियांग हाओ ने उस पर डेली अप्रेजल का इस्तेमाल किया। जुबान युवान ताई, ब्लैक हेवन संप्रदाय का एक दुर्जय शिष्य, पहाड़ों और समुद्रों द्वारा आशीर्वाद प्राप्त, एक विशेष स्थानिक संरचना का स्वामी, स्वर्ग और पृथ्वी विस्थापन की दिव्य क्षमता का उपयोग कर सकता है। उसे हुआले से पता चला कि आपके आंगन में स्वर्गीय सुगंध दाव फूल है। वह आपके महत्व को समझता है और फूल के साथ आपको अपने संप्रदाय में वापस ले जाना चाहता है। हालांकि वह आपके महत्व के बारे में किसी और को सूचित नहीं करना चाहता। यदि आप उसके प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और उसे फूल दे देते हैं तो वह न केवल आपके प्रति अपनी घृणा को त्याग देगा बल्कि आपको बड़े लाभों से भी पुरस्कृत करेगा। हुआले, एक और गद्दार। जियांग हाओ को ज्यादा हैरानी नहीं हुई। संप्रदाय में गद्दारों की भरमार थी। हालांकि कोई भी जासूस लियू शिंगचेन की बराबरी नहीं कर सकता था। बाकी लोग दूर से ही सब देखते रहे, लेकिन लियू शिंगचेन बेहद बेपरवाह था। वह हमेशा जियांग हाओ से बात करने के लिए उसके पास जाता था। उसने तो कई बार जियांग हाओ की मदद भी की थी। जियांग हाओ थोड़ा हैरान था। फूल के अलावा जुबान युवान ताई को उसमें और क्या खूबी नजर आती थी। आखिरी पंक्ति ने उसे चौंका दिया था। जुबान युवान ताई उसे माफ करने और लाभ देने को तैयार था, बशर्ते वह उसके साथ शामिल होने के लिए सहमत हो जाए। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अगर वह असफल हो गया तो क्या होगा? अगर वह जुबान युवान ताई को फूल लगाने में मदद करने में असफल रहा तो क्या वह उसे मार डालेगा? हालांकि इससे उसे एक विकल्प मिल गया। यदि हेवनली नोट्स एक्ट उसे बलि का बकरा बनाकर ब्लैक हेवन एक्ट को सौंपने का फैसला करता है तो वह हमेशा उनके साथ जुड़ने का विकल्प चुन सकता है। उसने गुमनाम रहकर इस संप्रदाय में आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत की थी। वह फिर से शुरुआत नहीं करना चाहता था। अगर संभव हो तो संप्रदाय में बने रहने का कोई रास्ता ढूंढना बेहतर था। जियांग हाओ उसका प्रस्ताव ठुकराने ही वाला था कि जुबान युवान ताई ने उसे रोक दिया। अभी तुम्हें मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। भले ही आप हेवनली नोट्स एक्ट में रहने का फैसला करें, मुझे उम्मीद है कि हम दोस्त बन सकते हैं। अमरता का मार्ग अनिश्चित है। आज का दुश्मन आगे चलकर आपका दोस्त बन सकता है जो आपकी जान बचा सकता है। मैं आपकी यथासंभव मदद करने की कोशिश करूंगा।
हालांकि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कौन आ रहा है, उनकी क्या योजना है और उन्होंने अब तक क्या निर्णय लिए हैं। जियांग हाओ ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। जुआन युवानताई ने उससे उस 1 लाख तलवारों वाले ताबीज के बारे में पूछा जिसका इस्तेमाल जियांग हाओ ने पहले किया था। वह जानना चाहता था कि क्या जियांग हाओ ने उसे खुद बनाया था। जियांग हाओ ने उसे बताया कि उसने ऐसा किया था। शुआन युवानताई ने सिर हिलाया और ताबीज बनाने के अपने अनुभव के बारे में बताया। उन्होंने ताबीज बनाने में सुधार करने के कुछ सुझाव भी दिए। जियांग हाओ आभारी था, कुछ सुझावों ने उसे बहुत कुछ सिखाया था। शुआन युवानताई ने ताबीजों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए हाव भाव और आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रवाहित करने के बारे में बात की। जियांग हाओ को कई बातें समझ में नहीं आईं। उनकी बातचीत समाप्त होने के बाद जियांग हाओ चला गया। जियांग हाओ गहरी सोच में डूबा हुआ जेल से बाहर निकला। ब्लैक हेवन संप्रदाय सचमुच यहाँ आ रहा है। पता नहीं हेवनली नोट संप्रदाय इस पर कैसी प्रतिक्रिया देगा। हालात देखकर तो लग रहा था कि जियांग हाओ वाकई खतरे में है। मैं इतना मजबूत नहीं हूँ। जियांग हाओ के दिमाग में सिर्फ खनन का ही ख्याल था। अगर वह कुछ दिनों तक खनन कर पाता तो शायद उसे आगे बढ़ने का मौका मिल जाता। दुर्भाग्यवश दिव्य सुगंध दाव फूल और उससे जुड़ी राक्षसी के कारण उसे शांतिपूर्वक साधना करने में कठिनाई हुई। उसे अपनी वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप ढलना पड़ा। लॉलेस टावर छोड़ने के बाद जियांग हाओ बाजार की ओर चल पड़ा। उसने होंग यूए द्वारा दिया गया ब्लूप्रिंट निकाला। अगर उसे अपने घर का नवीनीकरण करना था तो उसे पर्याप्त सामग्री खरीदने की जरूरत थी। 1300। जियांग हाओ कीमत देखकर दंग रह गया। अरे मास्टर ने सिर हिलाया। मैं आपको और छूट नहीं दे सकता। जो सामग्रियां आप देख रहे हैं वे बहुत आम नहीं हैं। यह आत्मा संग्रह एरे का एक रूपांतर है। हालांकि इसे आपके जितना विचित्र रूप से कोई और संशोधित नहीं करेगा। मुझे इन एरे पैटर्न का कोई अंदाजा नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ये असंगत हैं। मैं इन्हें अलग अलग रहते हुए समझ सकता हूं, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा। खैर, ये तो सामान की कीमत है और मेरे पास इनमें से कुछ सामान नहीं है। स्टॉक उपलब्ध नहीं है। आपको इंतजार करना पड़ेगा। जियांग हाओ हैरान रह गया। पिछली बार होंग यूए ने जो ब्लूप्रिंट दिया था वह सस्ता था। दरअसल उसे पूरा करने के लिए जियांग हाओ को स्पिरिट स्टोन पर ज्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ा था। इस बार सामग्री बहुत महंगी थी और व्यापारी के पास कुछ सामग्रियां तो दुकान में थी ही नहीं। कितनी देर? 3 दिन, एरे मास्टर ने कहा। जियांग हाओ ने उसे जमा राशि के रूप में 300 स्पिरिट स्टोन दिए और अपने घर वापस चला गया। 3 दिन बाद वह बाजार गया और पूरी कीमत चुका दी। आखिरकार वह सरणी संरचना स्थापित करने के लिए सभी सामग्री जुटाने में कामयाब हो गया। उसने संरचना आरेख को देखा। कुछ देर बाद सरणी संरचना को सफलतापूर्वक अपग्रेड कर लिया गया। जियांग हाओ ने राहत की सांस ली। आसपास के वातावरण पर स्वर्गीय सुगंधित दाव फूल के प्रभाव को रोकने के लिए इस तंत्र की आवश्यकता थी। जैसे जैसे लोगों को इस फूल के बारे में पता चलता गया वैसे वैसे वे और भी ज्यादा मुसीबतें खड़ी करने लगे। आम लोग दिव्य सुगंध वाले दाव फूल को एक साधारण जड़ी बूटी समझते थे। हालांकि उनमें से कुछ लोग इसकी क्षमता को जानते थे और इसे प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। एल्डर बेजी ने इस मामले को सार्वजनिक नहीं किया था क्योंकि वह गद्दारों को अपने जाल में फंसाना चाहती थी। मिंगी, लियू शिंगचेन और आत्मा पशु तीनों उस फूल के कारण उसके पास आए थे। हालांकि उन्होंने उससे दूरी बनाए रखी। केवल होंग यूए ही जाल में फंसी थी। आंगन में दिव्य सुगंध वाले दाव फूल के पास आत्मा रूपी जानवर मुंह से लार टपकाते हुए सो गया था। जियांग हाओ ने आह भरी। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह जानवर फूल के पास ही रहता था। अगर कोई उसे सबक सिखा देता कि वह फिर कभी फूल के पास ना आए तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। जियांग हाओ अपने घर में गया और साधना की तैयारी करने लगा। जैसे ही उसने साधना शुरू की उसकी भौहें तंग गईं। उसने पाया कि आज आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह काफी सुचारू था। यह अजीब था। हालांकि जियांग हाओ ने ब्लैक लोड्स की मदद से बाय ये की मुहर को पार कर लिया था, फिर भी उसे साधना करने में काफी कठिनाई हो रही थी। लेकिन आज उस पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं हुआ। वाह स्वामी, क्या आपने ये संरचना बनाई है? मुझे आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें महसूस हो रही हैं, बाहर से आए राक्षस ने कहा। जियांग हाओ ने उस जानवर को अनसुना कर दिया। उसने खुद को शांत किया और कुछ ताबीज बनाने की कोशिश की। ताबीज बनाना ही उसकी आजीविका थी। अगर वह अच्छे ताबीज बनाता रहता तो वह किसी भी संप्रदाय में हो अपना जीवन यापन कर सकता था। अगली सुबह तड़के जियांग हाओ ने ताबीज ब्रश को नीचे रख दिया और एक लंबी आह भरी। जियांग हाओ ने कम से कम 10 ताबीज बनाने की कोशिश की थी। हालांकि उसकी सफलता दर कम हो गई थी। वह केवल 8 कारगर ताबीज ही बना सका। जियांग हाओ को एहसास हुआ कि उसकी विफलता का कारण क्लियर एंड का उपयोग न करना था। प्यो ने अपनी दिव्य शक्ति को महसूस किया। वह बहुत थका हुआ था और उसने 1-2 दिन आराम करने का फैसला किया। मुझे अपनी दिव्य शक्तियों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 3 दिन बाद जियांग हाओ ने उन ताबीजों को देखा जो असफल रहे थे। उसने हार मानकर सिर हिलाया। जब वह अपनी दैवीय शक्ति का उपयोग नहीं करता था तो प्रभावी ताबीज बनाने में उसकी असफलता बढ़ती जा रही थी। हालांकि उन्हें एहसास हुआ कि ताबीज बनाने के बाद जब वे अपनी क्षमताओं का उपयोग नहीं करते थे तो उन्हें कम थकान महसूस होती थी। जियांग हाओ ने सामान पैक किया और उसे एक तरफ रख दिया। फिर वह कुछ बुलबुले इकट्ठा करने के लिए बाहर चला गया। खेती जोड़ 1 जीवन शक्ति जोड़ 1।
शक्ति जोड़ 1। जैसे ही जियांग हाउ स्पिरिट हर्ब गार्डन की ओर बढ़ा, स्पिरिट बीस्ट उछलकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। गुरुजी, क्या आप हर रोज एक ही काम करते करते ऊब नहीं जाते? आत्मा रूपी जानवर ने पूछा। जियांग हाउ ने कहा, आपको इस तरह के जीवन का आनंद लेना सीखना होगा। जब कोई परेशानी नहीं होती तो इसका मतलब है कि आप सुरक्षित हैं। लेकिन तुमने मुझे इतना मजबूत और शक्तिशाली बनाया है, आत्मा रूपी जानवर ने कहा। मुझे अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका कब मिलेगा? जियांग हाउ मुस्कुराया। कोई गड़बड़ मत करना, समय आने पर तुम जितना चाहो उतना दिखावा कर सकते हो, वरना मैं तुम्हें जाने दूंगा। जब वह स्पिरिट हर्ब गार्डन पहुंचा तो उसने देखा कि चेंग चाओ चिंतित लग रही थी। क्या कुछ हुआ? जियांग हाउ ने पूछा। बोन फ्लावर की घटना के बाद से वह जानता था कि स्पिरिट हर्ब गार्डन को एक पल की भी शांति नहीं मिली थी। वरिष्ठ भाई जियांग, मुझे किसी काम में आपकी मदद चाहिए, चेंग चाओ ने झिझकते हुए कहा। ये स्पिरिट हर्ब गार्डन के बारे में नहीं है, सब ठीक है। ये नए शिष्य हैं। नया शिष्य? जियांग हाउ को तुरंत शियाओली और लिन जी की याद आ गई। छोटी बहन शियाओली, वो बहुत शोर मचाती है। चेंग चाओ ने थकी हुई आवाज में आह भरी। इतनी जल्दी ही उसने परेशानी खड़ी करना शुरू कर दिया। जियांग हाउ हैरान था। मुझे सब कुछ बताओ, जियांग हाउ ने चेंग चाओ के साथ क्लिफ ऑफ ब्रोकन हार्ट्स के सबसे बाहरी हिस्से की ओर चलते हुए कहा। जियाओली एक बाहरी संप्रदाय का शिष्य था जिसे वह अपने साथ लाया था। अगर कुछ भी होता तो उसे ही जिम्मेदारी लेनी पड़ती। दरअसल बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ने के लिए अपनी आध्यात्मिक जड़ों को सक्रिय करने हेतु स्वर्गीय स्वर की 100 क्रांतियां का पहला अध्याय पढ़ना अनिवार्य है। लेकिन छोटी बहन शाओली, चेंग चाओ ने निराशा में अपनी कनपटी दबाई। वह अन्य कामों में तो बहुत मेहनती है, लेकिन जब उसे पढ़ने के लिए कहा जाता है तो वह भाग जाती है। उसे इस बात की परवाह नहीं कि उसके वरिष्ठ उसे कितनी बार दंडित करते हैं। पाठ का समय आते ही वह हमेशा भाग जाती है। एक वरिष्ठ उससे थोड़ा नाराज हो गया, इसलिए उसने उसे मंत्र से रोकने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। वह पढ़ाई करने से इनकार करती है, कोई उसे रोक नहीं सकता। अब वह छिप गई है। जियांग हाउ ने आह भरी। ड्रैगन कुल से होने के नाते ये बात समझ में आती थी कि कोई भी उसे सामान्य तरीकों से क्यों नहीं रोक सकता था। हालांकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि शियाओली पाठ पढ़ने में इतनी आनाकानी करेगी। क्या इसका कारण यह था कि वह बिल्कुल भी पढ़ नहीं सकती थी? विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह। सामान्य परिस्थितियों में वरिष्ठ शिष्य बाहरी संप्रदाय के शिष्यों की परवाह नहीं करते, लेकिन उन्होंने ही शियाओली को चुना था और उसे टूटे दिलों की चट्टान पर लाए थे। वह उनकी जिम्मेदारी थी। जियांग हाउ टूटे दिलों की चट्टान के सबसे बाहरी पहाड़ के सामने पहुंचकर रुक गया और ऊपर की ओर देखने लगा। क्या वह वहां है? हाँ, चेंग चाओ ने कहा। उसे फोन करो, जियांग हाउ ने कहा। चेंग चाओ असमंजस में दिख रही थी। वह छिप गई थी। बस खाने के बारे में कुछ कह दो, आत्मारूपी राक्षस ने कहा। मुझे यकीन है कि वह दौड़ती हुई आ जाएगी। खाने का समय हो गया है, चेंग चाओ चिल्लाया। कोई चीज अकल्पनीय गति से गुजरी। जियांग हाउ ने आह भरी और अपनी म्यान में रखी तलवार उठाई। टकराना। जैसे ही उसने उसे घुमाया, एक छोटी सी आकृति जमीन पर गिर पड़ी। जियाओली अब पहले की तरह कुपोषित और कमजोर नहीं दिख रही थी। उसने भागने की कोशिश की। जब उसने जियांग हाउ को अपनी ओर नीचे देखते हुए देखा तो उसकी हिलने की हिम्मत ही नहीं हुई। वही वह व्यक्ति था जिसने उसे चुना था और यहां लाया था। वह उसकी अवज्ञा नहीं कर सकती थी। जब जियांग हाउ ने बच्ची को अपराधबोध से सिर झुकाए देखा तो उसे उस पर दया आ गई। भूख लगी है? उसने पूछा। शाओ ली ने सिर हिलाया और फिर ना कह दिया। मेरे पीछे आओ, जियांग हाउ ने कहा। शाओ ली सिर झुकाए उसके पीछे पीछे चल रही थी। चेंग चाओ थोड़ी हैरान थी। जियांग हाउ के सामने वह इतनी आज्ञाकारी कैसे हो गई? आत्मा रूपी जानवर शियाओली के कंधे पर कूद गया। गुरुजी आपको यहाँ लाए हैं। मुझे बड़ा भाई कहिए, मैं आपकी रक्षा कर सकता हूँ। शाओली थोड़ी हैरान थी। उसने आत्मा रूपी जानवर के गालों को चुटकी से दबाया। तुम बहुत प्यारे हो। मैं अंकल रैबिट हूँ। तुम बदतमीजी कर रही हो, उसने सख्ती से कहा। हालांकि उसने उसके हाथों को दूर नहीं हटाया। कैफेटेरिया में जियांग हाउ शियाओली को एक मेज पर ले गया और बैठ गया। चेंग चाओ भी उसके पीछे पीछे आ गया। जियांग हाउ ने खाना मांगा। जब खाना मेज पर लाया गया तो शियाओली ने उम्मीद भरी नजरों से उसकी ओर देखा। क्या मैं खा सकती हूँ? उसने पूछा। जियांग हाउ ने सिर हिलाया। शियाओली ने बड़े चाव से खाया। एक टुकड़ा भी नहीं बचा। फिर भी उसने मिठाई का आखिरी टुकड़ा लिया, उसे टिश्यू पेपर में लपेटा और अपनी जेब में रख लिया। क्या ये बात के लिए है? जियांग हाउ ने पूछा। मेरे लिए नहीं, मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे पाला पोसा है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी इतना स्वादिष्ट खाना खाया होगा। जियांग हाउ स्तब्ध रह गया। उसे वह घर याद आ गया जहां वह राक्षसी संप्रदाय को बेचे जाने से पहले रहता था। उनकी उम्र कितनी है? जियांग हाउ ने पूछा। खैर, मेरे पिताजी के बाल बिल्कुल सफेद हो गए हैं। वे इतने बूढ़े हो गए हैं कि अब लकड़ी भी नहीं काट सकते। मेरी माँ की नज़र भी पहले जैसी नहीं रही। वे मेरे कपड़ों में फटा हुआ हिस्सा भी नहीं सिल सकती। वे बहुत बूढ़े हैं। वे ठीक से चबा भी नहीं सकते, लेकिन यह मिठाई तो नर्म है। उन्हें पसंद आएगी। मैं उनसे मिलने घर कब जा सकता हूँ? उन शब्दों को सुनकर जियांग हाउ के दिल में एक टीस उठी। उसके परिवार ने उसे राक्षसी संप्रदाय को बेचे हुए कितना समय बीत चुका था।
उसे खुद भी नहीं पता था कि वह क्या महसूस कर रहा है। आक्रोश, घृणा या तड़प। जियांग हाओ उनसे नफरत नहीं करता था और न ही उनके प्रति द्वेष रखता था। उसे तो उनकी ठीक से याद भी नहीं थी। उसने अपनी सारी ऊर्जा जीवित रहने में लगा दी थी, इसलिए उसने एक बार भी अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा था। अब जब शियाओली ने अपने परिवार का जिक्र किया तो जियांग हाओ भी वापस जाकर अपने पुराने घर की जांच करना चाहता था। हालांकि उसने संप्रदाय छोड़ने की हिम्मत नहीं की। सनसेट इमॉर्टल सेक्ट, हेवनली जॉय पवेलियन, हेवनली सेंट सेक्ट, ब्लैक हेवन सेक्ट और अब 100 बोन्स फॉरेस्ट सभी उस पर नजर रख रहे थे। उसे खुद को संभालना था और शांत मन से सोचना था। वैसे भी क्या अपने पुराने घर जाने का कोई मतलब भी था? शाओली ने अपना सिर नीचे कर लिया। क्या हम वापस नहीं जा सकते? उसके सवाल ने उसे हकीकत में वापस ला दिया। जियांग हाओ ने अपने सामने बैठे बच्चे को देखा और आह भरी। संप्रदाय से बाहर निकलना बहुत मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। उन्होंने 100 रिवॉल्यूशंस ऑफ हेवनली नोट नामक पाठ्यपुस्तक निकाली और उसे शियाओली को दे दी। इसे पढ़ लो। अगर तुम पहला अध्याय सफलतापूर्वक पढ़ लेते हो और जीवनरक्षक शोधन क्षेत्र के पहले चरण में प्रवेश कर लेते हो तो मैं किसी को तुम्हारे घर ले जाकर तुमसे मिलवाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट भोजन भी खरीदूंगा जिसे तुम अपने साथ ले जा सकते हो। इसे पढ़ोगे? जियाओ ली ने मुंह फुला लिया। ये तुम पर निर्भर करता है। क्या तुम घर जाकर अपने माता पिता से मिलने के मौके के लिए ये करना चाहते हो? जियांग हाओ ने अपनी सीट से उठते हुए पूछा। जब तुम इससे अच्छी तरह परिचित हो जाओ और पहला चरण पूरा कर लो तो मुझसे मिलना। जियांग हाओ मुड़कर चला गया। चेंग चाओ और आत्मा पशु उसके पीछे पीछे चले गए। शाओ ली ने किताब देखी। फिर उसने लपेटी हुई मिठाई निकाली। वह टूट रही थी। उसने उसे खा लिया। उसने किताब उठाई और उस जगह की ओर दौड़ी जहां बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को शिक्षा दी जा रही थी। उसे दूसरों के साथ बैठते और लगन से पाठ करते देख सब लोग दंग रह गए। वरिष्ठ ने उसकी ओर देखा। जूनियर सिस्टर शियाओली, तुम फिर से सो जाओगी। उठो और पाठ सुनाओ। शाओली ने उसे घूरकर देखा और खड़ी हो गई। वरिष्ठ लोग उससे सावधान रहते थे। वे जानते थे कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। उनके मंत्रों का उस पर कोई असर नहीं होता था। इस बार शियाओली ने उनके निर्देशों का पालन किया। वरिष्ठों ने राहत की सांस ली। स्पिरिट हर्ब गार्डन में जियांग हाओ ने बुलबुले एकत्र किए। गुणों में वृद्धि से उसे शांति का अनुभव हुआ। हालांकि जियाओली के शब्द उसके मन में गूंजते रहे। उसे राक्षसी संप्रदाय में शामिल हुए 10 साल से अधिक समय बीत चुका था। वह भी वापस जाकर देखना चाहता था कि उसके घर का क्या हाल हुआ है। बड़े भाई जियांग, शियाओली का परिवार बहुत बुरा लगता है। जब तक वह पहले चरण में पहुंचेगी तब तक उसके माता पिता शायद। चेंग चाओ चिंतित था। हेवनली नोट सेक्ट में प्रवेश करने के बाद वे सभी अपने परिवारों से अलग हो गए, खासकर वे जो सामाजिक स्तर में सबसे निचले पायदान पर थे। छोटे भाई चेंग, कृपया कुछ दिनों में उसे उसके घर वापस ले जाने की व्यवस्था करें, जियांग हाओ ने कहा। चेंग चाओ ने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि जियांग हाओ जल्द से जल्द शियाओली को उसके माता पिता से मिलने उसके घर भेजना चाहता था। जब तक वह साधना करने के लिए प्रेरित होती है तब तक ये ठीक था। चेंग चाओ को शायद कुछ गलतफहमी हो गई थी, लेकिन जियांग हाओ ने इस बात को स्पष्ट करने के लिए और कुछ नहीं कहा। स्पिरिट हर्ब गार्डन में जियांग हाओ ने अपने आसपास की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का अवलोकन किया। उसने 100 बोन्स फॉरेस्ट से भेजी गई जड़ी बूटियों की पहले ही सावधानीपूर्वक जांच कर ली थी। देखने में तो वे सभी साधारण जड़ी बूटियां लग रही थीं। जियांग हाओ ये समझ नहीं पा रहा था कि बाई ये ने उनमें स्पिरिट सीलिंग तकनीक को कैसे शामिल किया था। जियांग हाओ को यह मानना पड़ा कि बाई ये एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था और वह बाई ये की योजनाओं को विफल करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। राक्षसी संप्रदाय में शिष्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं था और वे अपनी इच्छानुसार चीजों पर प्रयोग कर सकते थे। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। जियांग हाओ ने एक बार सुना था कि किसी का प्रयोग इतना गलत हो गया था कि संप्रदाय में एक प्रेत राक्षस प्रकट हुआ और उसे काबू में करने से पहले उसने पूरे शहर को नष्ट कर दिया था। ऐसा लगता था कि उसके सामने मौजूद प्रेत जड़ी बूटियां भी प्रयोग का ही परिणाम थीं। दोपहर में जैसे ही जियांग हाओ बगीचे से निकलने ही वाला था, मियाओ टिंगलियन ने उसे ढूंढ लिया। वरिष्ठ बहन मियाओ, क्या कोई बात है? उसने पूछा। मियाओ टिंगलियन मुस्कुराई। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि टूटे दिलों की चट्टान में बाकी लोग आपको नजरअंदाज कर देते हैं, जूनियर ब्रदर जियांग। आप बहुत ही शांत स्वभाव के हैं और जितना हो सके लोगों को नाराज करने से बचते हैं। जियांग हाओ ने इस पर कुछ नहीं कहा। उनके लिए गोल्डन कोर दायरे में मौजूद वरिष्ठों से मिलना दुर्लभ था। ओह, चूंकि मैं एक नई शिष्या हूं तो क्या मुझे स्पिरिट हर्ब गार्डन की भी देखभाल करनी चाहिए? मियाओ टिंगलियन ने पूछा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, सीनियर सिस्टर मियाओ। आपको अपनी साधना पर ध्यान देना चाहिए। इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। जियांग हाओ सोच रहा था कि वह उससे ये काम क्यों छीनने की कोशिश कर रही है। स्पिरिट हर्ब गार्डन, जब तक उसे खदानों में वापस जाने की अनुमति नहीं मिल जाती वह उसे जाने नहीं देगा। दरअसल मुझे आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के बारे में कुछ जानकारी है, मियाओ टिंगलियन ने कहा। क्या आपको बगीचे के एक हिस्से की देखभाल में मेरी मदद की जरूरत नहीं है? जियांग हाओ ने अब भी अपना सिर हिलाया। मियाओ टिंगलियन ने सिर हिलाया। चूंकि आप मुझे यहाँ लाए हैं इसलिए मैं कृतज्ञता के रूप में ये कहना चाहती हूँ, मियाओ टिंगलियन ने जाते हुए कहा। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। जियांग हाओ को एहसास हुआ कि मियाओ टिंगलियन की नजरें वाकई तेज थीं।
उसने 100 हड्डियों के जंगल से लाई गई आध्यात्मिक जड़ी बूटियों में मौजूद समस्या को तब देख लिया था जब किसी और ने नहीं देखा था। उसने सोचा कि क्या मियाओ टिंगलियन और मिंगी एक दूसरे को जानते थे। जियांग हाओ अपने घर लौट आया। उसने एक विशेष संरचना से घिरे आंगन को देखा। वहां कुछ भी असामान्य नहीं दिख रहा था। बहुत कम लोगों को पता था कि उसके आंगन में दिव्य सुगंध वाला दाव फूल है। अगर बाई ये को इसके बारे में पता चल गया तो क्या वह कुछ नया करने की कोशिश करेगा। वह प्रेत प्राणी आंगन में दौड़ा और घूम गया। स्वामी, मुझे आपका घर बहुत पसंद है। आप मुझे भविष्य में बाहर तो नहीं निकालेंगे, है ना? जब तक तुम राक्षस में न बदल जाओ। हा हा हा, तुम्हें मजाक करना बहुत पसंद है। मैं एक दानव हूँ, मैं भला राक्षस कैसे बन सकता हूँ? इसके बाद वह आध्यात्मिक प्राणी एक आरामदायक जगह पर बैठ गया और दिव्य सुगंध वाले दाव फूल को निहारने लगा। जियांग हाओ अपने कमरे में लौटा और ताबीज बनाने की तैयारी करने लगा। उसके पास अभी भी 1700 आत्मा पत्थर थे। वह इन्हें बढ़ाकर 5000 करना चाहता था ताकि वह आत्मा राक्षस को भोजन प्रदान करना जारी रख सके। 7 दिन बाद चेंग चाओ सुबह जल्दी उठा और स्पिरिट हर्ब गार्डन की ओर जा ही रहा था कि उसने अपने दरवाजे पर शियाओली को देखा। वह चिंतित था, क्या वह ठीक है? चेंग चाओ को पता था कि बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को सजा के तौर पर खूब पीटा जाता था। किसी को इसकी परवाह नहीं थी। बाहरी संप्रदाय के शिष्य व्यवहारिक रूप से समाज से बहिष्कृत थे। हालांकि वह जानता था कि शियाओली असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थी। छोटी बहन शियाओली, क्या तुम मुझे ढूंढ रही थी? जब उसने कुछ नहीं कहा तो चांग चाओ ने पूछा। मैं सीनियर ब्रदर जियांग से मिलना चाहती हूँ, उसने कहा। जियाओली उसका नाम जानती थी, लेकिन उसे ढूंढने का तरीका नहीं जानती थी। उसे पता था कि चेंग चाओ उसके साथ काम करता है, इसलिए वह उससे मिलने आई थी इस उम्मीद में कि वह उसे जियांग हाओ के पास ले जाएगा। चेंग चाओ ने सिर हिलाया और उसे अपने साथ स्पिरिट हर्ब गार्डन में ले गया। रास्ते में उसने उसकी तरफ देखा। छोटी बहन शियाओली, तुम्हें बस 2 दिन और धैर्य रखना होगा। बड़े भाई जियांग तुम्हें अपने परिवार से मिलने जाने की अनुमति दे देंगे। 2 दिन और इंतजार क्यों करें? शियाओली ने पूछा। बड़े भाई जियांग ने मुझसे कहा था कि अगर मैं पहले चरण में पहुंच जाऊं तो घर जा सकती हूं। मैं पहले ही पहुंच चुकी हूं। चेंग चाओ अचानक रुक गया। उसने अविश्वास से शियाओली की ओर देखा। क्या गड़बड़ है? जियाओली हैरान थी। नहीं, कुछ नहीं, चेंग चाओ ने सिर हिलाया। चेंग चाओ को याद आया कि कुछ दिन पहले जियांग हाओ ने उसे शियाओली को उसके घर ले जाने की तैयारी करने को कहा था। उस समय उसने सोचा था कि जियांग हाओ शियाओली को लक्ष्य पूरा होने से पहले ही घर जाने दे रहा है क्योंकि उसे उस पर दया आ रही थी। लेकिन अब चेंग चाओ को इतना यकीन नहीं था। क्या जियांग हाओ को उसकी प्रतिभा के बारे में पहले से ही पता था? हालांकि वह यह महसूस नहीं कर सका कि जियाओली वास्तव में आगे बढ़ी है या नहीं। जियांग हाओ को पहले से ही अंदाजा था कि शियाओली मजबूत है, लेकिन जिस गति से उसने प्रगति की थी उसे देखकर वह भी आश्चर्यचकित रह गया। अगर शियाओली ने यहां आने के समय से ही कोशिश की होती तो इतना समय भी नहीं लगता। जियांग हाओ अचंभित और ईर्ष्यालु था। उसने अपने इंटरफेस पर नजर डाली। जीवन शक्ति 97/100 विकसित की जा सकती है। खेती 90/100 खेती की जा सकती है। 1 महीने में वह लियू शिंगचेन के बराबर हो जाएगा। उसे बस यह नहीं पता था कि बाई की तुलना में वह कितना कमजोर था। हालांकि ब्लैकहेवन संप्रदाय के लोगों के खिलाफ गोल्डन कोर दायरे के शिखर पर होना ही काफी नहीं था। क्या किसी को पता है कि तुम्हारी पदोन्नति हो गई है? जियांग हाओ ने पूछा। नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। जियाओली ने सिर हिलाया। जियांग हाओ ने सिर हिलाया। अपना सामान पैक कर लो। मैं चेंग चाओ से तुम्हें घर ले जाने के लिए कहूंगा। मैं बाहरी संप्रदाय के प्रबंधक को सूचित करने जा रहा हूं। यह संप्रदाय बाहरी संप्रदाय के शिष्यों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, इसलिए जियांग हाओ को प्रबंधक से अनुमति मांगने में कोई समस्या नहीं होगी। उसने चेंग चाओ को इस परेशानी के लिए 5 स्पिरिट स्टोन दिए। उसने उसे 2 लाख तलवारों के ताबीज, कुछ उपचार ताबीज और कई अन्य दिव्य ताबीज भी दिए। चेंग चाओ ने ताबीजों को आश्चर्य से देखा। बड़े भाई जियांग, क्या मैं भविष्य में भी अपने परिवार को देख पाऊंगी? शियाओली ने पूछा। बिल्कुल, जब भी आप एक नए चरण में आगे बढ़ेंगे मैं आपके साथ किसी को भेजूंगा। जब आप वहां पहुंच जाएं तो क्या आप शियाओली के परिवार की हालत के बारे में पता कर सकते हैं? चेंग चाओ ये सवाल सुनकर चौंक गया। वरिष्ठ भाई जियांग, क्या आप चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे शियाओली अपने परिवार से आसानी से संबंध तोड़ सके? चेंग चाओ को लगा कि जियांग हाओ एक दयालु व्यक्ति है। उसे यह एहसास नहीं था कि वह निर्दयी भी हो सकता है। मजाक मत करो, जियांग हाओ ने कहा। मैं चाहता हूं कि तुम उनके स्वास्थ्य की जांच करो ताकि वे थोड़ा और जी सकें। वे बहुत बुरे लग रहे हैं। जियांग हाओ खुद को अच्छा इंसान नहीं मानता था, लेकिन शियाओली की अपने परिवार के प्रति चिंता ने उसे पिघला दिया था। वह हर संभव तरीके से मदद करना चाहता था। आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जियांग हाओ अपनी क्षमता के अनुसार मदद करने की कोशिश करेगा। इससे अधिक वह कुछ नहीं कर सकता था। चेंग चाओ के जाने से पहले जियांग हाओ ने उसे सावधान रहने को कहा। अगर कोई ऐसी बात हो जिसका सामना चेंग चाओ न कर पाए तो उसने उसे शियाओली को मदद के लिए भेजने को कहा। चेंग चाओ ने सिर हिलाया। उसने भी इस बारे में सोचा था और अपनी तैयारी कर ली थी। हालांकि चेंग चाओ को लगा कि वह सुरक्षित रहेगा। उसने किसी को नाराज नहीं किया था और वह अभी जीवन रक्त शोधन क्षेत्र के 8वें चरण में ही था।
भला उसे कौन निशाना बनाएगा? विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। जियांग हाओ अपने घर लौट आया। उसने कलाई की सुरक्षा पट्टी की जांच की। एल्डर बेजी ने उसे यह सुरक्षा पट्टी दी थी। उसने इस पर अपनी दैनिक मूल्यांकन क्षमता का प्रयोग किया था। इसमें शक्ति को सक्रिय होने में 7 दिन लगेंगे। 9 दिव्य युद्ध कवचों में से एक कवच के दोनों टुकड़ों की क्षमता में सुधार किया गया है। इसमें शक्तिशाली आक्रमण समर्थन क्षमता है। ये गोल्डन कोर क्षेत्र की आक्रमण तकनीक को छुपा सकता है। सेट के सभी टुकड़े प्राप्त होने पर इसका प्रभाव और भी मजबूत हो जाता है। वह इस बारे में स्पष्ट नहीं था। अगर वह कोई तकनीक छिपा सकता तो शायद वह मून स्लेइंग या माउंटेन सप्रेशन तकनीक का इस्तेमाल करता। जियांग हाओ ने रिस्ट गार्ड को सक्रिय किया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उस शक्ति में एक सम्मोहन बल हो जो उसके द्वारा छोड़ी गई शक्ति को सोख लेता हो। उसने एक साधारण अग्नि गोला मंत्र का प्रयोग किया। मंत्र तुरंत गायब हो गया और कलाई की सुरक्षा पट्टी पर एक निशान दिखाई दिया। जियांग हाओ ने अपना हाथ बढ़ाया और आग का गोला बाहर निकल गया। फिर उसने डेमोनिक साउंड स्लैश का प्रयोग किया। इसे रिस्ट गार्ड में छिपाया भी जा सकता था। इसके बाद उसकी उंगलियां ब्लेड बन गईं और उसने हमला कर दिया। उसने यही तरीका अपनी दूसरी तलवार शियू के साथ भी आजमाया। नतीजा वही रहा। एल्डर बेजी ने उसे जो खजाने दिए थे वे बेहद असाधारण थे। वह बहुत उदार थी क्योंकि कवच के प्रत्येक आइटम से एक अतिरिक्त लाभ मिलता था। कवच मुख्य रूप से रक्षा के लिए था जबकि कलाई की सुरक्षा के लिए। स्वर्गीय सुगंध दाव फूल उगाने का पुरस्कार इतना उदार है। अगर मैं 9 स्वर्गीय युद्ध कवच के सभी टुकड़े इकट्ठा कर लूं तो मैं कितना शक्तिशाली हो जाऊंगा। जियांग हाओ ने आह भरी। उसे नहीं पता था कि वह कब तक इसे सहन कर पाएगा। शायद वह ज्यादा देर तक टिक ना पाए। ब्लैकहेवन संप्रदाय की नजर उस पर थी। उसका भविष्य अनिश्चित था। जड़ी बूटियों की देखभाल करने के बाद वह बाजार गया। वह ताबीज बेचने के लिए एक स्टॉल लगाना चाहता था और कुछ आध्यात्मिक पत्थर कमाना चाहता था। छोटे भाई जियांग, तुम फिर आ गए, परी लेंग तियान ने कहा। देखो आज तुम्हारे पास क्या है। हम इतने सारे उपचार तावीज, तुम्हारे पास तो 1 लाख तलवारों वाले तावीज भी हैं। कृपया मुझे हर प्रकार के 5-5 तावीज दे दो। बिल्कुल, जियांग हाओ ने कहा। इसके लिए 300 स्पिरिट स्टोन लगेंगे। जियांग हाओ ने आह भरी। सीनियर सिस्टर लेंग वाकई बहुत अमीर थी। धन्यवाद छोटे भाई जियांग, उसने कहा। मुझे लगता है कि ताबीजों की गुणवत्ता पहले से बेहतर है। ताबीज बनाने में आप सचमुच प्रतिभाशाली हैं। काश मुझ में भी ऐसी प्रतिभा होती तो मुझे हर बार ताबीज खरीदने की जरूरत ना पड़ती। छोटे भाई जियांग, क्या आपको दवा की गोलियों की जरूरत है? मेरे पास कुछ हैं, परी लेंग तियान ने कहा। जियांग हाओ ने सिर हिलाया। मुझे फिलहाल इनकी जरूरत नहीं है। कितनी अफसोस की बात है, उसने कहा, लेकिन कोई बात नहीं। मेरे पास बहुत सारी गोलियां हैं। अगर कभी जरूरत पड़े तो बस मुझे बता देना, मैं इन्हें और बेहतर बनाऊंगी। वरिष्ठ बहन लेंग, क्या आप रसायन शास्त्री हैं? जियांग हाओ ने अविश्वास से पूछा। उनकी इतनी धनी होने में कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। परी लेंग तियान मुस्कुराए। मैं अभी बस एक नौसिखिया हूं। उसने सावधानी से चारों ओर देखा। छोटे भाई जियांग, क्या आपके मन में उच्च श्रेणी के ताबीज बनाने के बारे में कोई विचार है? तुम्हारा क्या मतलब है? जियांग हाओ ने सावधानी से पूछा। मैंने देखा है कि ताबीज बनाने में आप में बहुत प्रतिभा है। मैं सोच रहा था कि क्या आप ताबीज बनवाने में रुचि रखते हैं। मैं इसे आपको 2000 स्पिरिट स्टोन में बेच सकता हूं। ये कौन सा ताबीज है? जियांग हाओ ने पूछा। मुझे नहीं पता, बाहर जाते समय हमें ये गलती से मिल गया, लेकिन ये क्षतिग्रस्त था। ये असाधारण लगा। हमें डर था कि लोग सोचेंगे कि हमने दूसरा हिस्सा चुरा लिया है, इसलिए हमने दूसरों से नहीं पूछा। जियांग हाओ थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया। क्या आप इसे कल क्लिफ ऑफ ब्रोकन हार्ट्स पर ला सकते हैं? लेंग तियान मुस्कुराया और फिर सिर हिलाया। मैंने सुना है कि ब्लैकहेवन संप्रदाय के लोग जल्द ही आने वाले हैं, जूनियर ब्रदर जियांग। आपको सावधान रहना होगा। मैंने पहली बार संप्रदाय में किसी को इतने सारे लोगों को एक साथ उकसाते देखा है। जियांग हाओ ने अजीब सी मुस्कान के साथ लेंग तियान को जाते हुए देखा। वह एक शक्तिशाली ताबीज को खोजने का मौका गंवाना नहीं चाहता था। फिलहाल उसके लिए हालात कुछ खास अच्छे नहीं थे। ताबीजों की बिक्री उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई थी। उसे और अधिक स्पिरिट स्टोन कमाने के लिए बेहतर ताबीज बनाने की जरूरत थी। कुछ और ताबीज बेचने के बाद जियांग हाओ अपने घर लौट गया। आज वह ज्यादा ताबीज नहीं बेच पाया था, लेकिन कुल मिलाकर 2100 स्पिरिट स्टोन बनाने में कामयाब रहा। कम से कम इतना तो ठीक था। जियांग हाओ को अचानक याद आया कि उसने लेंग तियान पर अपनी दैनिक मूल्यांकन क्षमता का कभी इस्तेमाल नहीं किया था। उसे विश्वास नहीं था कि वह गद्दार हो सकती है। अगर उसने आज कलाई की सुरक्षा के लिए अपनी क्षमता का इस्तेमाल न किया होता तो वह लेंग तियान का आकलन कर लेता। अगले दिन जियांग हाओ ने लेंग तियान को अपनी ओर आते हुए देखा। छोटे भाई जियांग, आपका घर बहुत ही सुनसान इलाके में है। मुझे तो उसे ढूंढने में लगभग मुश्किल ही हुई, लेंग तियान ने कहा। क्या हम अंदर बात कर सकते हैं? बिल्कुल, सीनियर सिस्टर लेंग, जियांग हाओ ने कहा। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसे देख रहे किसी गद्दार को यह अजीब लगेगा। हालांकि लोग आमतौर पर एक दूसरे से मिलने जाते हैं, इसलिए इसमें कुछ भी अजीब नहीं था। जियांग हाओ लेंग तियान को अंदर ले गया। अंदर का दृश्य देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। जियांग हाओ ने चाय बनाई और उसे परोस दी। मैं वो चीज लाई हूं, लेंग तियान ने कहा।
उसने एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा निकाला और उसे खोला। उसके अंदर एक टूटी हुई पत्थर की शिला थी जिस पर ताबीज का आधा अक्षर खुदा हुआ था। ताबीज देखने में जटिल लग रहा था, लेकिन जियांग हाओ को उसमें कोई दैवीय आशय नहीं दिखा। जियांग हाओ ने दैनिक मूल्यांकन क्षमता को सक्रिय किया। 1000 मील टेलीपोर्टेशन ताबीज। दोपहर के समय जब आपका मन शांत हो तो आप ताबीज का पहला आधा भाग बनाना शुरू कर सकते हैं। आप विरासत प्राप्त कर सकते हैं और 1000 मील टेलीपोर्टेशन ताबीज को समझ सकते हैं। लेंग तियान और अन्य वरिष्ठों ने बड़ी कठिनाई से ये ताबीज प्राप्त किया। इस प्रक्रिया में वे लगभग मर ही गए थे। जियांग हाओ हैरान रह गया। 1000 मील दूर तक ले जाने वाला टेलीपोर्टेशन ताबीज। अगर कभी ऐसा समय आ जाए जब वह हेवनली नोट सेक्ट में नहीं रह सके तो क्या वह इस ताबीज का इस्तेमाल करके भाग सकता है? इस तरह का ताबीज बहुत ही दुर्लभ था। ऐसा ताबीज बनाना बेहद मुश्किल था। क्या आप इसे थोड़ी कम कीमत पर बेच सकते हैं? लेंग तियान परेशान लग रहा था। ये सिर्फ मेरा नहीं है। हमने इसे एक समूह के रूप में खोजा है। मैं इसे पहले से ही जो कीमत है उससे कम तो नहीं कर सकता। तो क्या मैं आत्मा पत्थरों के बदले कुछ ताबीज दे सकता हूँ? जियांग हाओ ने पूछा। लेंग तियान ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, तुम मुझे कौन से ताबीज देने को तैयार हो? 10 उपचारक ताबीज और 10 लाख तलवारों वाले ताबीज, जियांग हाओ ने कहा। ठीक है, लेंग तियान ने बिना किसी झिझक के कहा। जियांग हाओ ने राहत की सांस ली। वह वाकई अपनी सारी मेहनत से अर्जित स्पिरिट स्टोन एक ताबीज पर खर्च नहीं करना चाहता था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अंत में उसने उसे 1500 स्पिरिट स्टोन, 10 हीलिंग टेलिस्मैन और 10,100,000 स्वॉर्ड्स टेलिस्मैन दे दिए। जियांग हाओ के पास अब केवल 600 स्पिरिट स्टोन बचे थे। वह सोच रहा था कि 1000 मील दूर तक टेलीपोर्ट करने वाला ताबीज बनाने में कितना खर्च आएगा। लो, लेंग तियान ने ताबीज वाला डिब्बा उसे देते हुए कहा। यह अब तुम्हारा है, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहती हूँ। इसे हमने बड़ी मेहनत से हासिल किया है। अगर ये तुम्हारे काम आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम इसे बेचने का फैसला करते हो तो कृपया सावधान रहना। तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। सचमुच? जियांग हाओ ने आश्चर्य जताते हुए कहा। अगर आपने इसे इतनी मुश्किल से हासिल किया है तो क्या आप इसे इस कीमत पर बेचने को तैयार हैं? लगता तो तुम इसे बेचने के बजाय खुद इस्तेमाल करने वाले लग रहे हो, लेंग तियान हंसते हुए बोली। 2000 स्पिरिट स्टोन हमारे लिए काफी हैं। अगर पूरा ताबीज होता तो मुझे चिंता नहीं होती, लेकिन आधा भी होना खतरनाक है। इसलिए सावधान रहना, छोटे भाई जियांग। जियांग हाओ ने उन्हें प्रणाम किया। जरूर, चेतावनी देने के लिए धन्यवाद, सीनियर सिस्टर लेंग। लेंग तियान मुस्कुराया। मुझे अब जाना चाहिए। जियांग हाओ उसे आंगन में ले गया। आत्मा रूपी जानवर एक पेड़ से उल्टा लटका हुआ था। छोटे भाई जियांग, तुम्हारा आत्मा पोषक तत्व सचमुच असाधारण है। लेंग तियान हंसा। जियांग हाओ भी हंस पड़ा। वह प्रेत राक्षस हमेशा की तरह परेशानी खड़ी कर रहा था। उसके बाद लेंग तियान ने अलविदा कहा और चली गई। जियांग हाओ एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर उसने स्पिरिट हर्ब गार्डन जाने का फैसला किया। उसने आज ताबीज बनाने का फैसला किया। अगर वह ब्लैक हेवन संप्रदाय के आने से पहले 1000 मील दूर तक टेलीपोर्टेशन करने वाला ताबीज बनाने में सफल हो जाता तो उसके पास भागने का एक विकल्प होता। उसके बाद आने वाले निश्चित रूप से स्वर्ण कोर क्षेत्र में होंगे। यदि वह स्वर्ण कोर क्षेत्र के शिखर तक पहुंच पाता तो उसके पास बचने का एक रास्ता होता। हालांकि यह उसका अंतिम उपाय होगा। स्वामी, आप महिलाओं के बीच इतने लोकप्रिय क्यों हैं? आत्मा रूपी जानवर ने जमीन पर वापस उतरते हुए पूछा। ये सच नहीं है, जियांग हाओ ने कहा। जियांग हाओ की मुलाकात ज्यादा महिलाओं से नहीं हुई थी। लेंग तियान तो बस ताबीज के बदले आध्यात्मिक पत्थर लेने आई थी। बाकी सब गद्दार थीं। क्या इन महिलाओं में से किसी का कोई प्रेमी है? आत्मा रूपी जानवर ने पूछा। नहीं, ऐसा नहीं है, जियांग हाओ ने कहा। कौन है भाई? जियांग हाओ के मन में एक लाल छाया उभर आई। उसने आगे कुछ नहीं कहा। हालांकि जियांग हाओ उस व्यक्ति से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, लेकिन वह जानता था कि जब तक उसके शरीर में उसका स्वर्ग विनाश गुविश मौजूद है तब तक उसके लिए अन्य महिलाओं के प्रति कुछ भी महसूस करना असंभव था। अगर जहर को हटाने का कोई तरीका होता भी तो उसे यकीन नहीं था कि वह ऐसा करने को तैयार होगा। स्वर्ग विनाशक गु जहर के फायदे उसके नुकसानों से कहीं ज्यादा थे। वह अक्सर लापरवाह हो जाता था और शांत रहने के लिए उसे उस जहर पर निर्भर रहना पड़ता था। इसने कई मौकों पर उसकी मदद की थी। खासकर इसने उसे जादू टोने के प्रभावों से बचाने में मदद की थी। जियांग हाओ ने सिर हिलाया और आह भरी। कभी कभी उसे लगता था कि जीवित रहने के लिए उसे जो कीमत चुकानी पड़ती है वह बहुत भारी है। उसने इसके बारे में और नहीं सोचा। वह मुड़ा और अपने कमरे में लौट गया। जियांग हाओ ने पत्थर की पटिया को एक तरफ रख दिया, थोड़ा पानी और एक ब्रश तैयार किया और अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान करने लगा। दोपहर के समय जियांग हाओ अपनी मेज पर बैठे थे। उन्होंने ब्रश उठाया, उसे पानी में डुबोया और स्पष्ट और शुद्ध हृदय क्षमता को सक्रिय किया। फिर उन्होंने चित्र बनाना शुरू किया। वह एकाग्रचित रहा। उसे डर था कि कहीं वह सब गड़बड़ न कर दे। इससे पहले जियांग हाओ ने अक्षरों को सही ढंग से लिखने के लिए पहले ही कुछ बार अभ्यास कर लिया था। अपनी इस क्षमता की मदद से जियांग हाओ का हाथ सहजता से चला और अंततः उसने आखिरी स्ट्रोक पूरा कर लिया। पत्थर की शिला से प्रकाश की एक किरण निकली। उसके हाथ में पकड़ी हुई ब्रश के माध्यम से प्रकाश उसके शरीर में प्रवेश कर गया। इसी क्षण उसके मन में एक सुनहरी रोशनी प्रकट हुई। उस सुनहरी रोशनी ने उसके मन में मंत्रों का निर्माण किया।
प्रत्येक मंत्र शक्तिशाली था। जियांग हाओ पूरी तरह से चौकस था। वह कुछ भी चूकना नहीं चाहता था। जब मंत्रों का काम पूरा हो गया तो जियांग हाओ बेहद खुश हुआ। ताबीज के बनते ही सुनहरी रोशनी पूरी तरह से गायब हो गई। इस समय तक जियांग हाओ को पूरा ताबीज याद हो चुका था। डेस्क पर रखी पत्थर की पट्टिका चटकने की तेज आवाज के साथ टूट गई। जियांग हाओ हैरान था, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। वह जानता था कि 1000 मील दूर तक टेलीपोर्टेशन करने वाले ताबीज को कई चीजों की जरूरत होती है, जैसे कि गोल्डन कोर दायरे के आध्यात्मिक जानवर की खाल, जानवर का खून और गोल्डन कोर दायरे की सामग्री से बना ताबीज ब्रश। जियांग हाओ ने सारा सामान समेटा और स्पिरिट हर्ब गार्डन की ओर चल पड़ा। उसने कुछ बुलबुले इकट्ठा किए और फिर कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार चला गया। सामग्री के लिए उसे कुल 500 स्पिरिट स्टोन खर्च करने पड़े। यह आश्चर्यजनक रूप से महंगा था। सौभाग्यवश उसने जो सामग्री खरीदी थी उससे वह ताबीज का अभ्यास कम से कम 10 बार और कर सकता था। उसके पास केवल 100 स्पिरिट स्टोन बचे थे। जियांग हाओ ने आह भरी। जो स्पिरिट स्टोन उसने अभी अभी कमाए थे वो पल भर में गायब हो गए। जियांग हाओ अपने घर लौट आया और उसने एक बार फिर ताबीज बनाने का अभ्यास किया। फिलहाल उसने किसी भी आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रयोग नहीं किया। उसने केवल रेखाओं का अभ्यास किया। कुछ देर बाद जियांग हाओ फिर से अपनी मेज पर बैठ गया। जब उसने इसे बनाना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि इसमें बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च हो रही है। जब उसकी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो गई तो वह आगे नहीं बढ़ सका। जानवर की खाल वहीं जल गई। यह एक और विफलता थी। जियांग हाओ इतना थक गया था कि वह आगे नहीं बढ़ सकता था। अगले दिन जियांग हाओ स्पिरिट हर्ब गार्डन जाने की योजना बना ही रहा था कि तभी उसकी मुलाकात लियू शिंगचेन से हो गई। वह बहुत गंभीर दिख रहा था। जियांग हाओ समझ गया था कि कुछ बुरा होने वाला है। जूनियर ब्रदर जियांग, आपको संप्रदाय से बाहर जाने की मनाही है, लियू शिंगचेन ने गंभीरता से कहा। ब्लैकहेवन संप्रदाय 15 दिनों में यहां आ रहा है। जियांग हाओ ने झुककर जानकारी के लिए धन्यवाद दिया। गंभीर मामलों में लियू शिंगचेन कम बोलते थे। जियांग हाओ ने उनके इस गुण को गौर किया था। उसे लगा कि उसे संप्रदाय की ओर से बलि का बकरा बनाया गया है। जियांग हाओ ने लियू शिंगचेन को अलविदा कहा और स्पिरिट हर्ब गार्डन की ओर चल पड़ा। उसने कुछ बुलबुले एकत्र किए और आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की देखभाल की। मूची भी उसके बारे में चिंतित लग रही थी। छोटे भाई जियांग, क्या तुम अभी भी जड़ी बूटियों की देखभाल कर रहे हो? शायद तुम्हें क्लिफ मास्टर से मिलने जाना चाहिए। जियांग हाओ ने उन्हें धन्यवाद दिया, लेकिन वह जानता था कि यह व्यर्थ था। वह सच्चा शिष्य नहीं था, इसलिए उसके गुरु द्वारा दी जाने वाली सहायता सीमित थी। मूची को भी यह बात पता थी। अगले कुछ दिनों तक जियांग हाओ दिन के समय स्पिरिट हर्ब गार्डन में आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की देखभाल करता रहा और रात में ताबीज बनाने की कोशिश करता रहा। वह लगातार 7 दिनों तक असफल रहा। उसके बाद उसने लगातार 3 दिनों तक आराम किया। इन 10 दिनों के दौरान मियाओ टिंगलियन ने देखा कि जियांग हाओ चुपचाप आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की देखभाल कर रहा था और आध्यात्मिक जड़ी बूटी के बगीचे की सफाई कर रहा था। उसने मूची की ओर मुड़कर कहा, अगर छोटे भाई जियांग को शांति और सुकून से रहने दिया जाए तो उसका पद अवश्य ऊंचा होगा। 5 दिनों में उसे एक बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा, फिर भी वह इतना शांत दिख रहा है। संपर्क सेवा की शर्तें।